अगर ईरान कोलैप्स हुआ तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या होगा। बहुत साफ साफ तो यही दिखता है कि उदारवादी ईरान की तरफ और थोड़े से दक्षिणपंथी जो है, दक्षिणपंथी ज़्यादातर इजराइल की तरफ। कल अगर हाँ, अमेरिका को हिंदुस्तान पे हमला करना होगा तो सबसे पहले हिंदुस्तानी महिलाओं के अधिकार की बात उठेगी अमेरिकी प्रेस में। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ। पहले हफ्ते, लड़ाई के जंग के पहले हफ्ते सरकार ने कुछ नहीं किया एलपीजी के इंतज़ाम के लिए, दूसरे हफ्ते से शुरू किया। तो दूसरी बात ये है कि हमें भरोसा था कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही है, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा 4-6 दिन में, उसमें क्या चिंता करनी थी। दूसरी बात ये, हमने कोशिश नहीं की बिल्कुल भी इस जंग को रुकवाने की, क्योंकि हमारा नुकसान इसमें 3 तरह से, जैसे मैंने जंग रुकवा सकते थे। नहीं भी करते तो कम से कम एक पब्लिक स्टेटमेंट देते ना हम, तो उससे 2 फायदे होते हैं। पब्लिक स्टेटमेंट देते कि नहीं, ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, ये जंग बता तो रहा हूँ मैं, आप बात तो करने दीजिए। आप सरकार मुझे हैरानी हो रही है ना, आप सरकार के वकील ना बने, मेरी बात सुने। ये 200 सैनिक कहते हैं कि गॉड्स डिवाइन प्लान बताया जा रहा है उन्हें, ये सब कहा जा रहा है कि ईसा मसीह ने अभिषिक्त किया है ट्रंप को ये सब करने के लिए। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है, मैं नहीं करूंगा। कि ईरान की तरफ से रागची कह रहे हैं कि हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं समझौते की। एक्चुअली अब समझौता करना कौन नहीं चाहता है? कौन है वो जो सीज फायर को लेकर तैयार नहीं है? इजराइल। नेटो खत्म है। आपने बहुत ही डीप बात कही है। ये सपना 40 साल से बेशक नेतन्याहू का था, और नेतन्याहू ने पहले इराक पे भी हमला करवाया, सीरिया की भी तबाही करवाई नेतन्याहू ने। इराक पे हमला करवाया, बिल्कुल। ट्रम्प जो है, उनके मुंह पे झुंझलाहट भी दिख रही है और वो एक कश्मकश में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऑयल रहा इस कीमत पे या बढ़ा तो ख़त्म है पॉलिटिकली। और इसको सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, यानी हॉर्मुज खोला जाए। हाँ। और हॉर्मुज खोलने के सिर्फ 2 तरीके हैं। तो मार्च के एंड तक ट्रम्प को पता है कि वो भी एक स्टॉप वॉच पे हैं। आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, किसी फ्लैट में बंद, या किसी शहर के किसी मोहल्ले में रहते हैं लेकिन घर में बंद, और जब निकलते हैं तो नौकरी पर जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, आपको बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि आसपास क्या घट रहा है। लेकिन अब फर्ज कीजिए कि जहाँ आप रहते हैं, आपके पड़ोस में, यानी पड़ोस के घर में या किसी फ्लैट में रहते हैं, उस बगल के फ्लैट में मर्डर हो जाए। फिर आपकी जिज्ञासा जागेगी कि हुआ क्या, ये कौन था, किसने किया, इसके पीछे कहानी क्या है। पिछले कुछ महीने में ऐसा ही कुछ घटा है। बहुत सारे लोग जो दुनिया भर का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया में क्या घट रहा है। लेकिन अब जब से गैस की कीमतें बढ़ी हैं, सिलेंडर मिलने बंद हो गए हैं, या जब ये खबरें मिलने लगीं कि शेयर बाजार में उथल पुथल हो गई है, इन्वेस्टमेंट, उस पर भी फर्क पड़ने लगा है, और हमें मालूम चला कि बहुत दूर कोई युद्ध हो रहा है, उसके बारे में दिल्ली भी तनाव में है। तो कई लोगों ने अब सोचना समझना शुरू किया है, ढूंढना शुरू किया है कि भाई ये सब हो क्या रहा है, ईरान से अमेरिका का झगड़ा क्या है, इजराइल क्यों चाहता है ईरान की तबाही हो जाए, ईरान क्यों अपने आसपास बम बरसा रहा है। तो जियो पॉलिटिक्स की अगर मैं कहूँ दुकान जो है, उसके ग्राहक पिछले कुछ महीने में काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि अब सब जानना चाहते हैं कि घट क्या रहा है और घटने क्या वाला है। हाल फिलहाल आपको पता है दुनिया में 2-3 युद्ध चल रहे हैं। इनमें सबसे ताज़ा ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध है। मेरा ख्याल है 2-2.5 हफ्ते तो बीत ही चुके हैं, और ट्रंप के हिसाब से 1 आध हफ्ते में इसे ख़त्म हो जाना चाहिए। ख़त्म होता दिख नहीं रहा है। तो हमने सोचा कि पिछले हफ्ते तो हम छुट्टी पर थे, तो पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स हुआ नहीं, इस हफ्ते थोड़ा हिसाब किताब कर लिया जाए प्रोफेसर मोहसिन रज़ा ख़ान के साथ। और जिन लोगों को अब तक नहीं मालूम है कि इस युद्ध की बारीकियां क्या हैं,
कोशिश करेंगे कि इस युद्ध की बारीकियों को आप समझ पाएं, हिंदुस्तान पर क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान जिसका सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट है कि आप पर हमला हुआ तो हम पर हमला होगा, हम मानेंगे, वो क्यों नहीं कूद रहा है, ईरान जो उसका पड़ोसी है वो अब तक क्यों बख्शे हुए है पाकिस्तान को, या जो आसपास के पड़ोसी हैं उन पर हमला करके ईरान ने क्यों माफ़ी मांग ली। इसके अलावा ये भी कि नेटो सहयोगी क्यों नहीं उतर रहे इस युद्ध में, जबकि अमेरिका पहले आग्रह कर रहा था और अब धमकाने पर उतर आया है। ये सारी बातें समझेंगे, पूछेंगे, क्योंकि भाई साहब आज के दौर में इग्नोरेंट होना कोई कूल बात नहीं है, बल्कि अल्टीमेट स्ट्रगल ये है कि हम सब कुछ जानें। तो स्वागत है आपका पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ स्वागत कीजिए प्रोफेसर मोहसिन रजा खान का, जिनका अपना एक यूट्यूब चैनल है प्रोफ के नाम से। आप इनका नाम लिखेंगे तो भी इन्हें वहाँ पर पा जाएंगे। फिलहाल तो हमारे स्टूडियो में पाए हुए हैं हमने। शुक्रिया बहुत बहुत। छठी 7वीं 8वीं बार आपको मैंने बुलाया। सोचा ये था कि जब ये सब घट रहा होगा तो आपको जल्दी जल्दी बुलाऊंगा, लेकिन मैं ही उपलब्ध नहीं था। तो सर बहुत कुछ हो गया, लेकिन इस बीच बेशक। आपको क्या लग रहा है सब खत्म कब होगा? देखिए, पहले तो ट्रंप साहब कह रहे थे कि 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह से पुतिन ने कहा था कि 3 दिन में यूक्रेन फतेह हो जाएगा, फिर परेड होगी, विक्ट्री परेड की तैयारियां हो रही थी कीव में। अब आपको पता है 17-18 दिन हो चुके और लग नहीं रहा कि ये अभी ख़त्म होने वाला है। अब ये कि कब ख़त्म होगा, ये दो सूरत हाल पे है। पहले तो अगर ट्रंप कोई मुआहदा कर लें ईरान के साथ, और उसके हम बारीकियों में जाएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि ट्रंप इस जंग को एस्केलेट करें, यानी कि और बढ़ाएं इस जंग को। तो इन दोनों सूरत हाल में अलग अलग टाइमलाइंस हैं। अगर वो मान जाएं और मुआहदा कर लें तो जल्दी ख़त्म हो सकती है जंग, और वरना खिंच भी सकती है। तो अब जो सवाल दुनिया पूछ रही है और मैं भी पूछना चाहता हूं वो ये है कि समझौता कौन नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत बार ना विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है, मैं नहीं करूंगा अभी। ईरान की तरफ से रागची कह रहे हैं कि हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं समझौते की। एक्चुअली अब समझौता करना कौन नहीं चाहता है? कौन है वो जो सीज फायर को लेकर तैयार नहीं है? इजराइल। इजराइल नहीं चाह रहा, और कुछ हद तक ईरान में भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, अभी समझौता नहीं होना चाहिए। ट्रंप तो चाह रहे हैं हर तरह से कि समझौता हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं का है समझौता ना होने पे। क्योंकि अभी तक अमेरिका का कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है, ज़्यादा नुकसान ईरान का हुआ है। तो और कुछ नुकसान इजराइल का भी हुआ है, कुछ जीसीसी कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ का भी हुआ है। तो अब उसकी लॉजिक ये है कि ईरानी कह रहे हैं कि ये हर 6 महीने में आके हमला कर देते हैं, अमेरिका और इजराइल दोनों मिलके। तो अगर इनके ऊपर कोई नुकसान नहीं हो इस बार, कोई इनको बोझ ना या कॉस्ट ना उठानी पड़े, तो ये फिर आ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि इस बार कुछ खुल के हो जाए, और कॉस्ट इस तरह से कि देखिए, कुछ मारे जाएं अमेरिकन सिपाही, वो तो इसमें ईरान इतना कामयाब नहीं रहा, 13-14 ही मरे हैं अमेरिकी सिपाही, और कुछ वुंडेड हैं, कुछ दर्जन। पर वो ये सोच रहे हैं कि लेकिन 10 जहाज गिरे हैं, बात ठीक है। 10 जहाज की तो खबर इसमें नहीं। 6-7 टैंकर हैं वो जो फ्यूल भरते हैं। कुछ खबर ये है कि जो जमीन पे पार्क थे टैंकर्स, उन पे हमला हुआ है। अब उसमें कितना डैमेज है अमेरिका बता नहीं रहा, छुपा रहा है। तो पर हवा से नहीं गिरे, हवा से तो वो 3, हाँ, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था गिराए हैं, मुझे कहना चाहिए डैमेज हुए हैं। हाँ, कि 10 जहाज खत्म कर दिए उनके। हाँ, अभी कितने हैं, 4 का तो हमें पता है जो तो हवा। नुकसान तो है ना सर? बेशक नुकसान है, और नुकसान सिर्फ यही नहीं है। नुकसान ये है कि कम से कम $50 बिलियन का खर्चा हो चुका है अमेरिका का इन जहाज़ों के अलावा। डेली खर्चा जो है, और फिर जहाज़ों का, और फिर जो रेडार्स गिरे, तबाह किए गए, कुछ रेडार्स तबाह हुए हैं, जो एक रेडार $1 बिलियन $2 बिलियन का है। तो हाँ, माली नुकसान तो हुआ है कुछ हद तक, पर उससे एक बहुत बड़ा नुकसान ज़्यादा हो सकता है अमेरिका का 3 तरह से। एक तो पहली बात यह है कि ट्रंप के लिए पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका बेस भी इसके खिलाफ है, और अमेरिकन जनता जनरली इसके खिलाफ है जंग के, और मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है नवंबर में। तो एक तो वो पॉलिटिकल नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि अभी तक ऑयल मार्केट और अमेरिकन स्टॉक मार्केट, ये दोनों उम्मीद कर रहे हैं कि ये जंग मार्च में ही ख़त्म हो जाएगी, अंत मार्च तक। पर जो नहीं हुई,
तो पाला कहाँ जाएगा पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेल की कीमत हो सकता है $150-200 भी चली जाए, क्योंकि ऑयल मार्केट अगर अपनी उम्मीद पे नहीं साबित हुआ सही, उनको ये उम्मीद है कि ट्रंप, और स्टॉक मार्केट को तो और भी ज़्यादा उम्मीद है कि ट्रंप स्टॉक मार्केट को देखते हैं एक इंडिकेटर की तरह। अगर स्टॉक मार्केट नीचे गिरने लगा तो ट्रंप की अपनी नज़रों में भी ट्रंप नाकाम कहलाएंगे, दुनिया की तो कहलाएंगे। और अमेरिकन स्टॉक मार्केट इस वक्त एक बहुत ही बूम पीरियड में, एक तरह का बबल है लोग कह रहे हैं, खासतौर से एआई कंपनियों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियों में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कमाई बहुत ज़्यादा है। तो अगर एनर्जी की कॉस्ट इंक्रीज़ होती है ऑयल की, तो हर चीज़ की महंगाई बढ़ती है, तो एक तरह से तो एआई कंपनीज़ को एनर्जी की बहुत ज़रूरत रहती है। वो दूसरी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि महंगाई को सिर्फ इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो इन सारी कंपनियों के बहुत बड़े बड़े लोन्स हैं, उधार हैं एक दूसरे के साथ, वो बढ़ जाएंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो बबल बस्ट। और अगर अमेरिकन स्टॉक मार्केट बबल बस्ट हुआ तो आप समझे यहाँ पे भी फट जाएगा पूरी दुनिया का। मतलब जैसे 2008 का अगर आपको याद हो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो ये सब इंटरकनेक्टेड मार्केट्स हैं। तो मार्च के एंड तक ट्रंप को पता है कि वो भी एक स्टॉप वॉच पे हैं। नहीं तो क्या इसलिए घबराहट दिखने लगी है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए वो पहले आग्रह कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई आप क्यों नहीं आगे आते, यूरोप को कह रहे थे आपको तो एनर्जी चाहिए, आप आगे आ जाओ। वो वेस्ट एशिया के देशों से कह रहे थे कि हम आपके लिए जंग लड़ रहे हैं, आप क्यों नहीं आगे आते। इसके बाद जापान मुकर गया, चीन तो आएगा क्यों, फ्रांस ने भी बड़ी सख्ती से बात कह दी है, यूके भी नहीं आ रहा है। तो एक तो ये कि क्या ट्रंप वाकई घबराने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने जो एक टाइमलाइन दी थी अब ये जंग उससे आगे जाने लगी है, ऐसा दिखने लगा है। दूसरा ये जो आप कह रहे हैं, क्योंकि एक पैटर्न है इसके पीछे कि जब वीकडे चल रहे होते हैं तो वीकडे में जो चीज़ें घट रही होती हैं, ट्रंप अचानक वीकेंड पे कोई बयान देते हैं संभालने के लिए मार्केट की, जैसे मार्केट खुलेगा ठीक खुले, और वीकडे में मार्केट फिर धीरे नीचे जाता है। तो अब ट्रंप को क्या ये लगने लगा है कि जैसा उन्होंने चाहा था वैसा तो खेल नहीं चल रहा है? तो एक कहावत है टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, ये कि ट्रंप हमेशा जब देखते हैं कि मुसीबत ज़्यादा बढ़ रही है तो वो खून का घूंट पी जाते हैं और फ़ौरन पलट जाते हैं। पर अब पलट नहीं पा रहे हैं, उसकी मैं बताऊंगा क्या वजह है। पर ट्रंप जो है उनके मुंह पे झुंझलाहट भी दिख रही है, और वो एक कश्मकश में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऑयल रहा इस कीमत पे या बढ़ा तो ख़त्म है पॉलिटिकली। और इसको सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, यानी हॉर्मूज खोला जाए। हाँ। और हॉर्मूज खोलने के सिर्फ दो तरीके हैं। एक तो जैसे मैंने बताया, ईरान के साथ आप समझौता करें, पर समझौते में दो मुश्किलात हैं। एक तो इजराइल और ईरान दोनों ही नहीं मान रहे। दूसरी बात यह है कि ईरान की फिर गवर्नमेंट या रेजीम, जो भी आप उसको कहना चाहें, वो बच जाएगी। अगर वो बच गई तो वो एक घायल शेर की तरह होगी, एक वुंडेड टाइगर की तरह। वो बदला भी चाहेगी, वो बाकी रीजन को हॉस्टेज भी होल्ड कर सकती है। और 450 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम अभी भी कहीं छुपा हुआ रखा है ईरान के अंदर। ईरान उसके बलबूते पे एक रेस लगा सकता है न्यूक्लियर वेपन के लिए। तो जो असली मकसद था वो तो पूरा हुआ ही नहीं। अगर आप, और समझौते में ये भी है कि भाई फिर ट्रंप को मुंह की खानी पड़ेगी, एक जिल्लत उठानी पड़ेगी। दूसरी तरकीब जो है, जो एस्केलेशन स्ट्रेटजी है, यानी कि जंग को और बढ़ाया जाए ताकि हॉर्मूज खोला जाए। तो हॉर्मूज खोलने के लिए बहुत सारे जहाज़ चाहिए, दर्जनों जहाज़ चाहिए, शायद 30-40 जहाज़ चाहिए, क्योंकि वो फिर वहाँ के जो टैंकर हैं उनको अकम्पनी करेंगे। इतने जहाज़ इस वक्त अमेरिका के पास उस इलाके में नहीं है, तो वो यूरोपियंस और उन सबसे कह रहे हैं कि अपने जहाज़ भेजो। एक तो वो प्रॉब्लम, पर कोई जहाज़ भेजना नहीं चाहता, क्योंकि सिर्फ ये डर नहीं है कि कोई मिसाइल आएगी, बल्कि वो जो सारी तट की ज़मीन है ईरान की तरफ की हॉर्मूज पे, उसमें गुफाएं हैं, उसमें पहाड़ियाँ हैं, उनके अंदर मिसाइलें और ड्रोन छुपे हुए हैं, फास्ट अटैक बोट्स छुपी हुई हैं। उसके अलावा ईरान के पास कुछ रिमोटली कंट्रोल्ड अंडर सी व्हीकल्स भी हैं, ईरान के पास सुरंगें भी हैं, माइंस भी हैं। तो कोई भी जहाज़ जो जाएगा उस पर 300 से 600 सेलर होते हैं, ऑफिसर होते हैं। अगर एक धमाका हुआ तो कई सौ मर सकते हैं। तो वो उन मुल्कों के लिए पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी बन जाएगा और फिर नुकसान
तो अलग होगा ही, मतलब घायल नहीं हो। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में तो अब सब लगभग जान गए हैं कहाँ पड़ता है और क्या रास्ते हैं खोलने के, सब एक्सपर्ट्स बन गए हैं आजकल, अच्छी बात है। पर क्या अमेरिका को इस बात का आइडिया नहीं था कि जब हम ये जंग लड़ेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बात आनी है या नहीं है? तो वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रम्प को बताया गया, तो ट्रम्प ने कहा कि ट्रम्प को नहीं पता था? नहीं, ट्रम्प को बताया गया शुरू में ही। अच्छा। तो ट्रम्प ने कहा कि ये जंग उससे पहले ही खत्म हो जाएगी। उनका गुमान था कि 4 दिन में ये डिकैपिटेट होंगे, इनकी लीडरशिप को मारा जाएगा और ईरान अपने हथियार डाल देगा, जैसे वेनेजुएला या कोई और। वो इस उन्होंने कहा 2 और 2 4 होते हैं, उन्होंने कहा इसकी उनका ये कैलकुलेशन था बस। फिर उनको पता नहीं किसने ये पट्टी पढ़ाई कि अगर ऐसा हुआ भी कि ईरान ने कोशिश भी की तो अमेरिकन नेवी खोल देगी फौरन उसको। उनको ये बताया गया हमारी सबसे ताकतवर नेवी और है अब वो उसके आसपास भी नहीं जा रहे हैं, दुनिया की, डर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसका उसमें खोल तो देगी अमेरिकन नेवी, पर अमेरिकन नेवी को नुकसान उठाने पड़ेंगे। अब वो उठाना नहीं चाहते वो नुकसान पॉलिटिकली, क्योंकि इतना ज़्यादा अमेरिकन खिलाफ है। ये पहली जंग है अमेरिका में जो सिर्फ 23% लोगों ने शुरुआत में सपोर्ट की है। अगर इराक की जब जंग थी तो 83% अप्रूवल रेटिंग थी उस जंग की। जब अफगानिस्तान की जंग थी तो 98% अप्रूवल रेटिंग थी अमेरिका में कि हमला किया जाए। हाँ, मैं पढ़ रहा था उसमें कह रहे हैं लोग कि एक प्रॉपर केस नहीं बन पाया शुरू में ही। तो केस तो बन ही नहीं पाया, वो तो एक अलग चीज़ है, इन्होंने उसको सेल भी नहीं किया इस जंग को। पर उसके अलावा लोग अब थक चुके हैं मिडल ईस्टर्न वॉर से अमेरिका में, वो जाना ही नहीं चाहते वॉर में। तो ये जंग पहले ही लो अप्रूवल रेटिंग पे थी, ये और गिरती जा रही। तो ट्रंप को बताया गया, ये ट्रंप ने कहा नहीं 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। फिर लोग ये नहीं सोच रहे थे कि ईरान इतना बड़ा स्टेप लेगा, हालांकि सब लोगों ने बोला कि ईरान करेगा ये, पर अमेरिकन विशेषज्ञों को लग रहा था, या कम से कम सरकार में जो विशेषज्ञ हैं, कि ईरान इतना बड़ा हमला नहीं करेगा, क्योंकि एक तो हॉर्मूज क्लोज करने पे बाकी मुल्क भी नाराज़ हो जाएंगे, चाइना भी नाराज़ हो जाएगा और ईरान खुद भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, उनको ये भी नहीं लग रही थी कि ईरान इन गल्फ ममालिक पे हमला करेगा, क्योंकि इनका फिर रिएक्शन होगा। तो ना ही ये एंटिसिपेट किया, ना ही ये प्रिडिक्शन की गई कि ईरान गल्फ कंट्रीज़ पे हमला करेगा, ना ये की गई कि ईरान हॉर्मूज रोकेगा, और ना ये की गई कि जब गल्फ के इन मुल्कों पर हमला होगा तो ये लोग लड़ने नहीं आएंगे हमारे साथ, क्योंकि वो लड़ने नहीं जाना चाहते। अब वो कह रहे हैं ये आपकी जंग है। शेखों ने तो मना कर दिया है शेख देखिए कि ईरान का जो गुस्सा है और जो ईरान हम पर कर भी रहा है वो देखिए है तो जायज़ ही, क्योंकि जब आपके अड्डे यहाँ हैं तो वो कहाँ करेगा हमला। नहीं, अरबों को, शेखों को एक और प्रॉब्लम है। देखिए वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है नहीं। हाँ, लोगों की सहानुभूति इजराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों के साथ है। उनको पता है कि ईरान जो है फ़लस्तीनियों के साथ है, तो लोग नहीं चाहते कि इजराइल की तरफ से लड़ें। इन शेखों को खुद अपनी गद्दियों का भी डर है। वो दिखना नहीं चाहते कि हम इजराइल के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, इजराइल के साथ नहीं दिखना चाहते। बेशक। दूसरी चीज़, उनको ये डर है कि भाई अगर हमने हमला किया तो कल अमेरिका और इजराइल तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के साइड हो जाएंगे, हम फंस जाएंगे आगे की जंग में। ये अब इनके कंधों पे छोड़ के चले जाएंगे जंग। अरबों के रोक के पूछ रहा हूँ, कल परसों एक एक्सपर्ट को सुन रहा था, वो कह रहे थे ट्रंप अब यही चाहते हैं कि अब जब उनके हाथ से बाहर हो चुकी है बात, तो चाहते हैं कि बाकी लोग इसमें शामिल हों और वो धीरे धीरे अब पीछे हट जाएं, और वो बाकी लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, यही चिंता है ट्रंप की। बाकी लोग शामिल नहीं होंगे क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, उन मिसाइल्स का डर है, उन सुरंगों का। ट्रंप खुद अपने शिप नहीं भेजना चाह रहे और चाहते हैं कि दूसरे अपने शिप भेज दें, तो वो क्यों जोखिम उठाएं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि आपने हमसे सलाह नहीं की करने से पहले, इत्तिला तक नहीं की, आपने बताया तक नहीं कि आप करने वाले हैं। किसका बयान था? ये यूरोपियंस की कह रहे हैं। हाँ। तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी इस जंग की। ईरान तो वैसे ही तैयार था अपना सारा न्यूक्लियर मटेरियल देने के लिए, इस जंग की ज़रूरत क्या थी। ये जंग सिर्फ 2 वजहों से हुई। एक तो जो ट्रंप के यहूदी डोनर हैं, प्रो इजराइल लॉबी। दूसरी बात, नेतन्याहू ने ये और दूसरों ने ये समझाया ट्रंप को कि ये मौका बहुत अच्छा है, इजराइल लॉबी ने, कि देखो ये इस वक्त ईरान बहुत कमज़ोर है, ईरान पे हमला हो चुका था जून में, उसका एयर डिफेंस तोड़ दिया गया था, और हमें पता है कि उनके लीडरान कहाँ छुपे हुए हैं, तो ये एक अच्छा मौका है, हम सारे लीडरों को मार देंगे, ईरान अपने आप कोलैप्स हो जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगा। और ट्रंप ने बड़कपन में जब प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोलियां चल रही थी तो उस वक्त कह दिया था कि मैं आऊँगा तुम्हें बचाने के लिए। तो ईरान को कमज़ोर देख के और उसकी लीडरशिप को उस वक्त उसका ठिकाना पाया जाने की वजह से उन्होंने कहा इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। वो कन्विंस्ड हो गए, उनको कन्विंस कर दिया गया कि 4 दिन में ईरान कोलैप्स हो जाएगा। अल जजीरा पर एक इंटरव्यू था, डेमोक्रेट्स के सेनेटर हैं क्रिस वैन हॉलन, ये मेंबर ऑफ द सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी भी हैं। उन्होंने कहा था कि
उनके हवाले से कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू ने ये बयान दिया है कि हम 40 सालों से इंतजार कर रहे थे ये करने का ईरान के खिलाफ, लेकिन कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं मिल रहा था उन्हें ठीक ठाक जो ये कर पाया। क्योंकि उनका दिमाग ठीक था, उनको पता था इसकी क्या कॉस्ट होगी, इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट तैयार नहीं हो रहे थे। उनको पता था ये अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। अब उनको ऐसा मिला प्रेसिडेंट जो ना अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, इमोशनल है, और वो खुद भी चाह रहा था कुछ नाम कमाना, कुछ पिछली पुरानी रंजिशें भी थीं। और जब उसने देखा कि भाई मेरे डोनर भी इतना प्रेशर कर रहे हैं और इतना कमज़ोर है ईरान, तो जैसे मैंने बताया आपको, मौके का फ़ायदा उठाया जाए। पर अब ट्रंप फंस गए हैं मेरी राय में। मुझे नहीं लग रहा कि ये अब मामला आसानी से सुलझ पाएगा। उनका हर कैलकुलेशन जो था वो गलत निकला। ना रजीम कोलैप्स हुई, ना ईरान पीछे हटा, और बल्कि गुस्से में आग बबूला हो गए वो। इनफैक्ट मुश्तबा खामनेई, नए सुप्रीम लीडर, उन्होंने कल रात घोषणा भी की कि उनके जो पिता ने अपॉइंट किए थे जनरल्स, वो उन्हें रिटेन करेंगे, और अगर वही रिटेन हो रहे हैं और एक खामनेई और आ गए हैं, तो फिर ये रजीम चेंज का मुद्दा था वो तो जस का तस रह गया। तो एक तो वो भी पूरा नहीं हो रहा ऑब्जेक्टिव अमेरिका का। दूसरा, वो जो यूरेनियम था जिसकी बात हो रही है कि इससे बम बन जाएगा, वो अभी भी ईरान के पास है। और अभी तो हम ये खबरें सुन रहे थे कि इस्फहान में शायद फोर्स उतारने की कोशिश अमेरिका करेगा कि वो ग्राउंड से जाए, तो वो भी नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि लग रहा है कि अभी तो पहले इतना नुकसान हो गया है कि अब फोर्स उतारना तो और ज़्यादा मुसीबत का मामला है। अच्छा, फोर्स अगर किसी और की उतरवाई जाए, कोई भी कन्विंस नहीं हो रहा है कि हम अपनी फोर्स भेज दें। तो अब वो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो लड़ाई होती है, उसका तो ऐसे ही तय होता है कि जीत हुई या हार हुई, कि आपके शुरू में ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो पूरे हुए नहीं हुए। इनमें से एक पर भी टिक नहीं लग रहा है। मैं आपकी पहली की बात को कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ता हूँ कि ये सपना 40 साल से बेशक नेतन्याहू का था, और नेतन्याहू ने पहले इराक पे भी हमला करवाया, सीरिया की भी तबाही करवाई नेतन्याहू ने। इराक पे हमला करवाया, बिल्कुल, उन्होंने ही कन्विंस किया इजराइल लॉबी। और जो नियोकॉन्स जिन्होंने बुश को कन्विंस किया, वो नियोकॉन्स ज़्यादातर इजराइल लॉबी के सपोर्टर्स थे। नियो कंजर्वेटिव्स सर कहते हैं। रिपब्लिकन्स को कन्विंस करना आसान होता है क्या इनको, इजराइल वालों वो खुद पार्टी के मेंबर्स थे, और 250 मिलियन जब एक डोनर दे रहा है एक प्रेसिडेंट के लिए, एडल्सन फैमिली खुल्लम खुल्ला ट्रंप अपने वाइट हाउस में एक इवेंट कर रहे हैं। एडल्सन फैमिली के वाइफ और हस्बैंड आते हैं, हस्बैंड तो उस वक्त तक गुजर चुके थे, वाइफ, और ट्रंप ने कहा इन्होंने मुझे 250 मिलियन दिए इसलिए 5 मिनट तक बोल सकती हैं। और इन्होंने प्रॉमिस किया कि 250 मिलियन और देंगे अगर मैं 2028 में फिर खड़ा होऊंगा। तो वो इसको भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं मैं तीसरी बार फिर खड़ा होऊंगा, और कह रहे हैं कि जब ये आते थे तो मुझसे सिर्फ एक चीज़ कहते थे ये दोनों, बस इजराइल के लिए कर दीजिए ये काम, बस इजराइल के लिए। एक ही चीज़, 250 मिलियन, एक डोनर। ऐसे हज़ारों डोनर हैं, मतलब हज़ारों तो नहीं पर दर्जनों ऐसे डोनर हैं, जैसे बिल एक्मैन है, पीटर थील है, लैरी एलिसन जो ओरेकल का और पैरामाउंट को ओन करता है, वार्नर ब्रदर्स को। तो जब इतना डोनर्स इतना पैसा दे रहे हैं, और आपको पता है अमेरिका में इलेक्शन के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, और ट्रंप तो वैसे ही पैसे के शौकीन है, तो आप उनको कहीं ट्रंप टावर खड़ा कर दीजिए तो वैसे ही वो आपके ऊपर मेहरबान हो जाए। जेट दे दो, जेट दे दो, कुछ नहीं तो गोल्ड का एक टॉयलेट दे दिया था मेरे ख्याल से एक मुल्क ने, मैं भूल गया, स्विट्जरलैंड शायद था किसने। पाकिस्तान ने कह दिया आपका धंधा है क्रिप्टो वाला करवा देंगे, तो बस सब माफ। सब माफ। तो करप्शन चरम सीमा पे, शायद अमेरिकनों ने भी ऐसा नहीं देखा होगा। तो ट्रंप कन्विंस थे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे मैंने आपको बताया, दूसरी सूरत हाल हॉर्मुज को क्लियर करने की ये है कि आप ग्राउंड फोर्सेस भेजें। ग्राउंड फोर्सेस 4 सूरत में यूज़ हो सकती हैं। पहली सूरत हाल ये है कि आप हॉर्मुज पे 3-4 आइलैंड हैं, आप उन आइलैंड्स को ऑक्यूपाई कर लें, क्योंकि जब तक वो आइलैंड ऑक्यूपाई नहीं होंगे हमले होते रहेंगे वहाँ से फास्ट अटैक बोट्स के। तो अमेरिकन ने कहा 31st एक्सपीडिशनरी मरीन फोर्स जापान से बुलाई, 2500 आदमी, उनके साथ फाइटर जेट्स और एयर पावर भी होगी, गनशिप, हेलीकॉप्टर्स, वो उस इलाके को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। दूसरा है उसके बराबर का जो तट है उसको ऑक्यूपाई करना ज़रूरी है ताकि वहाँ की गुफाओं से ना फायर हो उसको, बल्कि आप एक ही केस माने। दूसरा केस ये है कि खर्ग आइलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया जाए ग्राउंड फोर्सेस से, और उसके साथ फिर बार्गेनिंग की जाए फिर ईरान के साथ कि इसको हम हॉस्टेज करेंगे तभी छोड़ेंगे जब आप। खर्ग में ऑयल ऑपरेशंस चलते हैं ईरान के ज़्यादातर। हाँ, ईरान के पास डीप सी पोर्ट्स इतने नहीं हैं जहाँ पे बड़े टैंकर आ सकें, तो इस आइलैंड पे जाती है सारी ऑयल। इस आइलैंड से कोई ऑयल निकलती नहीं है, बस ये टर्मिनल है जहाँ पे पाइप्स पहुँचते हैं। जी।
तो उसको ऑक्यूपाई कर लिया। तीसरी सूरत हाल ये है कि जैसे आपने बताया वो 450 किलोग्राम यूरेनियम, 440 किलो यूरेनियम जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं इस्फहान की गुफाओं में है, न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी डिस्पर्स हो चुका है बाकी ईरान में। उसके लिए ग्राउंड फोर्सेस भेजी जाएं, स्पेशल फोर्सेस, या तो इसराइल की या अमेरिका की या दोनों की मिलके। इसराइल भी ऐसा ऑपरेशन कर चुका है सीरिया में पहले, और अमेरिका भी प्रैक्टिस करता रहता है ये ऑपरेशन। चौथी सूरत हाल ये है कि कुर्द के साथ स्पेशल फोर्सेस डाली जाएं, पर वो कुर्द सिर्फ 3-4 हज़ार या 5 हज़ार की फोर्सेस हैं, तो वो इतनी है नहीं कि वो ईरान जैसा मुल्क जो इराक से 5 गुना बड़ा है और इराक से 3 गुना ज़्यादा उसकी आबादी है। जब इराक को 10 साल लग गए फिर भी छोड़ना पड़ा, अफगानिस्तान को 20 साल लग गए फिर छोड़ना पड़ा, तो ईरान जैसा मुल्क जो उनसे 5 गुना बड़ा है उसको ऑक्यूपाई करने में, तो वो एक सूरत हाल है कि स्पेशल फोर्सेस एम्बेड कर दो कुर्दों के साथ। सही। हर हालत में अमेरिका की कुछ कैजुअलिटीज़ होंगी क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस उतारी, तो ईरानी भी तो तैयार है ना वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी तो शायद इसी बात का वेट कर रहे हैं, वो इसी बात कि का एक बार ज़मीन पर आओ। बल्कि जैसी बातें हमने अफगानिस्तान में सुनी थी जब तालिबान ये कह रहे थे कि जहाज से बहुत कुछ कर चुके हो, एक बार ज़मीन पर आओ तो बताते हैं। और एक्चुअली वो सही साबित हुए बाद में। सही बात। दूसरी बात ये है कि एक तो वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, एक और तरह से भी इंतज़ार कर रहा है ईरान, कि ईरान ने अपने, कहा जा रहा है कि अपनी जो मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल हैं वो अभी तक इस्तेमाल नहीं की। वो चाह रहे हैं कि इनके इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो जाएं या कम हो जाएं। जो फतेह से भी ज़्यादा हाँ, एडवांस है। इनके पास कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स कुछ ऐसी हैं जो ये तब यूज़ करेंगे जब इनके इंटरसेप्टर्स कम हो जाएं। तो कुछ होल्ड बैक भी कर रहा है ईरान, कुछ तो तबाह भी हो गया है ईरान, मतलब कुछ लॉन्चर्स तबाह हो गए, पर कुछ होल्ड बैक भी कर रहा है अपना मोस्ट एडवांस। और सबसे ज़्यादा ख़तरा सिर्फ इसराइल को नहीं है बल्कि अरब ममालिक को है, जीसीसी के ममालिक को, क्योंकि इनके पास भी अभी इंटरसेप्टर्स हैं, कम होते जा रहे हैं, इसलिए ये अपने फाइटर एयरक्राफ्ट भी यूज़ कर रहे हैं शूट डाउन करने के लिए। आपने देखा होगा फाइटर एयरक्राफ्ट भी कभी कभी अजीब व गरीब एक फोटोग्राफ था जो मैंने देखा कि बीच पे लोग लेटे हुए हैं दुबई में, और ऊपर से एक ड्रोन जा रही है और एक फाइटर एयरक्राफ्ट उस ड्रोन के पीछे जा रहा है और लोग ऊपर बीच से लेटे हुए देख रहे हैं उसको। तो आपने कभी ये तसव्वुर किया होगा कि दुबई का ये हाल होगा? तो मुझे लग रहा है दुबई और इन जगहों पे भी एक बहुत ही बड़ा रिसेशन नहीं डिप्रेशन आने वाला है, यानी बहुत ही बड़ी मंदी आने वाली है, क्योंकि ये मुल्क जो थे इनका पूरा दारोमदार इस पे था कि ये सुरक्षित हैं, कि ये सेफ जगहें हैं, आइए यहाँ खेलिए, यहाँ अपना पैसा उड़ाइए। नए नए ऑफर्स निकाल दिए थे, इतने पैसे लगाओ तो नागरिकता लो। अच्छा, नागरिकता मत लो लेकिन तुम्हें नागरिक जैसे अधिकार दे देंगे। वो बिल्कुल जैसे कोई प्लान नहीं देता है, फोन नेटवर्क्स जैसे प्लान देते हैं, वैसे मैं पढ़ रहा था दुबई की, तो ऐसे ऐसे प्लान्स थे। बिल्कुल। आ जाओ बस आप एक बार यहाँ, पैसा तो अमीर लगाओ। से अमीर आदमी वहाँ $1 मिलियन के घर और अभी हम देख रहे हैं वहाँ रेस्क्यू की इंतजार में हैं लोग। अरे अभी हमें निकाल दो यहाँ से एक बार। अजीब गरीब हालत है। कुछ लोग जो हैं वो प्राइवेट लिम्यूजिन में रियाद तक जा रहे हैं, 10-10 घंटे ड्राइव करके, मस्कत तक जा रहे हैं, उनको हेलीकॉप्टर से उठाया जा रहा है, वो निकलना चाहते हैं क्योंकि अमीर आदमी। हमारे तो कितने सारे लोग वहाँ जो ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वहाँ रहते हैं, कितने सारे बिजनेसमैन वहीं पर हैं। अचानक से ऐसे लगने लगा था कि दुबई है जहाँ जाना चाहिए। हालांकि कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है, हाँ। पर अमीर आदमी थोड़ा भी खतरा नहीं उठाना चाहता। हाँ, ये बात तो सही है। उसको अपनी जान प्यारी होती है। बात सही है। तो इनका जो पूरा बिजनेस मॉडल था खासतौर से दुबई का, पर ओवरऑल यूएई का जीडीपी देखा जाए तो 30-35% जो था वो टूरिज्म से आता था। बहुत बड़ा हिस्सा है जी। फिर रियल एस्टेट, फिर बाकी तेल से आता था क्योंकि अबू धाबी बहुत बड़ा तेल का एक्सपोर्टर है। तो हर हिस्से पे असर पड़ रहा है, तेल निकाल नहीं पा रहे, तेल की रिफाइनरीज पे, ऑयल फील्ड्स पे अटैक हो रहा है, टैंकर्स पे, रियल एस्टेट लग रहा है क्रैश होगा, कौन जाके वहाँ पे घर बनाएगा। और अगर ईरान की रेजिम सर्वाइव कर गई तो वो हमेशा एक ख़तरा मंडराता रहेगा, या तो वो ख़त्म ही हो जाए, ख़त्म भी हो जाए तो ख़तरा है क्योंकि अगर सिविल वॉर हो गई तो फिर ख़तरा है, क्योंकि सिविल वॉर हो गई तो बहुत गुट हैं जो हमला कर सकते हैं फिर तो हर सूरत हाल में यूएई का नुकसान है, दुबई का नुकसान है, अबू धाबी का, कतर का भी कुछ हद तक, और कुवैत का भी, और बहरीन का भी, और मस्कत का भी। कल मैं सऊदी अरब के वो इलाके देख रहा था जहाँ पर उनके ऑयल ऑपरेशंस चलते हैं, ज़्यादातर सरहद के पास है उनकी, और वो ईरान की जद में आते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर आपने ईरान के ऑपरेशंस को रोका, जैसा कि ट्रंप ने खुद ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि हमने इनके इस आइलैंड पे हमला तो किया,
लेकिन फिर भी हमने जो है इनके ऑपरेशंस को Oil. नहीं छेड़ा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा महान आदमी हूँ टाइप बातें की थी उन्होंने। लेकिन उसकी जो वो बात है जो वो नहीं कह रहे, दरअसल ये भी हो सकती है कि ईरान के अगर आपने बिल्कुल गले पर ही हाथ रख दिया तो फिर ईरान हो सकता है यही तय कर ले कि अगर हमारे ऑपरेशंस नहीं चलेंगे तो फिर हम यहाँ किसी के भी नहीं चलेंगे। ईरान ने साफ ये बात कह दी है, जी। इसमें कोई शक की बात नहीं। ईरान ने कहा है कि देखिए, हमारे अगर अस्पताल पे होगा तो हम आपके अस्पताल पे करेंगे, अगर हमारे ऑयल ऑपरेशंस पे होगा तो हम आपके ऑयल ऑपरेशंस पे करेंगे, और कर ही रहे हैं। देखा गया है कि सऊदी अरब के भी ऑयल फील्ड्स पे अटैक हुआ, जी। रिफाइनरी पे, रास तनूरा पे, आरामको की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, और और कतर की भी हुआ, और यूएई की, बहरीन की, कुवैत की, सबके भी हुआ है। यहाँ तक कि ओमान का एक छोटा सा शहर है सलाला, जो असल में मस्कत के पास नहीं है, गल्फ के पास नहीं है, वो यमन के पास है, 1000 मील दूर है वहाँ से। उस तक पे हमला हुआ। अब समझ में नहीं आ रहा वो किसने किया, हो सकता है हुतीज ने किया हो या ईरान की ड्रोन हाँ, आई। लेकिन कुछ भी सुरक्षित नहीं, आप ये कह रहे हैं सुरक्षित कोई नहीं है। फिर अगर आप ईरान के बिल्कुल गले को दबाएंगे तो फिर वो इन सब पर हमला करेगा, और बेसिकली अगर कहीं भी तेल का प्रोडक्शन या उसकी रिफाइनिंग या फिर सप्लाई बंद हुई तो उसका सीधा मतलब ये है कि जो बची हुई दुनिया भी है इन सब से, वो भी इसकी जद में आने वाले हैं, क्योंकि पूरी तरह सप्लाई ठप हो जाएगी। आप देख ही रहे हैं ना कि जो इनका सबसे बड़ा एक सेक्टर था गल्फ का, वो था एयरलाइन ट्रैवल। आप देखते होंगे कतर एयरवेज के ऐड आते थे और एमिरेट्स के ऐड आते थे। दुबई के एयरपोर्ट पर कितनी बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज हैं कि कैसे ऑपरेशंस करते हैं, इतना व्यस्त एयरपोर्ट है। ये सब तो मैंने नहीं देखा, पर मैंने मुझे ये देखा है। अच्छा पर मैंने ये मुझे पता है कि उनकी आमदनी काफ़ी हद तक ही नहीं है। अब एयरलाइन ठप पड़ी है, टूरिज्म ठप पड़ा है, तो आप मुझे तो लग रहा है कि अगर आपको घर खरीदना है इस वक्त दुबई में तो अच्छा मौका है बस देख लें। मैं पिछले पॉडकास्ट में कह तो रहा था कि एक ब्रोकर है इंडिया का, वहाँ गया हुआ था इस चक्कर में कि वहाँ बहुत घर खरीदे बेचे जा रहे हैं, तो उसने वीडियो बना के ट्विटर पे डाला है, जो अब एक्स है, कि अरे यही टाइम मिला था करने के लिए जब से कुछ नहीं कर रहे थे, अब मैं किसी तरह जुगाड़ करके यहाँ आया हूँ, अब यहाँ बम फेंक दिए। भाई साहब पार्टी साइन करने वाली थी कल सुबह, मना कर दिया उसने। क्योंकि वही जो आप कह रहे हैं कि अमीर लोग किसी भी तरह का खतरा लेने को तैयार नहीं है। एक सवाल जो जिसका जवाब आपने दिया नहीं, मैं कह रहा था कि क्या रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स ज़्यादा जल्दी कन्विंस हो जाते हैं या कन्विंस होने को तैयार रहते हैं इजरायलियों से डेमोक्रेट्स के मुकाबले? क्योंकि बराक ओबामा ने, दो वजह हैं। हाँ मैं पूछूंगा, बराक ओबामा ने एक समझौता कर ही लिया था ईरान से, और ट्रंप ने उस वक्त ये बात कही थी कि ओबामा बहुत लौजी वो हैं, क्या कहते हैं उसको, डील मेकर। हाँ एग्जैक्टली, कि ये उस तरह से नहीं कर पाएंगे समझौता, वैसी बात नहीं कर पाएंगे जैसी मैं कर पाऊंगा। एक्चुअली उस वक्त आरोप लगाना आसान था, जो सरकार में रहता है आप आरोप लगा दो। अब जब वो आए हैं और ये पूरी तरह से डील भी बिखर गई, हमला हो गया है और अब तो अमेरिका नुकसान भी झेल रहा है, तो ये आरोप उन पर चिपक रहा है कि शायद वो नहीं है डील मेकर अच्छे। तो आप बताओ मुझे, बुश का नाम भी आपने लिया, अब आप ट्रंप का ले रहे हैं, रिपब्लिकन्स कैसे इस ट्रैप में फंस जाते हैं? आपने बहुत ही डीप बात कही है, आपने बहुत ही गहरी बात कही है जो लोग समझते नहीं। इसके दो वजह हैं। एक तो ये है कि रिपब्लिकन पार्टी एक पॉपुलिस्ट पार्टी बन चुकी है, यानी कि आवाम के लोगों की जो सबसे निचला तर है, तो वो एक्सपर्टीज़ को वैल्यू नहीं करती। वो एक्सपर्ट को समझती है कि ये बेकार आदमी है, इन्होंने हमारा फ़ायदा नहीं किया। कुछ हद तक वो सही भी है, ग्लोबलाइजेशन में जो गरीब थे उनका इतना फ़ायदा नहीं हुआ अमेरिका में, अमीरों का बहुत फ़ायदा हुआ, और उससे अमीर और गरीब के बीच में दर बहुत बढ़ गया, तो गरीबों में एक नफरत आ गई। पर प्रॉब्लम उसमें ये है कि आप फिर वोट भी ऐसे आदमी के लिए करते हो जिसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, जो एक आम आदमी। बुश का क्या था खास सेलिंग पॉइंट कि वो जाके बार में बियर पी सकते थे वर्कर्स के साथ। जॉर्ज डूबिया बुश उनका नाम था, डूबिया। तो इसी तरह से ट्रंप है तो बिलियनर, बहुत ही अमीर आदमी, पर दिखाते हैं कि मैं मैकडोनल्ड्स बर्गर खाता हूँ आपके साथ मिलके मैकडोनल्ड्स में, मतलब मैं आपके स्तर का आदमी हूँ। अब प्रॉब्लम उसमें ये है कि फिर वो इतना अकल भी नहीं लगाते। जबकि सही मायनों में जो आप कह रहे हैं, अगर मैं उसको देखूं, बराक ओबामा ज़्यादा करीब थे उस समुदाय के जिसको ट्रंप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। बेशक, क्योंकि ट्रंप तो उस क्रीम से ही आते हैं जिसके खिलाफ नारे लगा के वो सत्ता में आए। पर लोगों को उल्लू बनाना आसान है, चाहे वो अमीर गरीब के नाम पे हो, चाहे वो मज़हब के नाम पे हो। तो लोग भावुक हो जाते हैं, वोट दे देते हैं। तो एक्सपर्टीज़ की पार्टी
सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी है इस वक्त अमेरिका। एक्सपर्टीज से मतलब जिसमें एक्सपर्ट्स हों, जिसमें फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हों, जिसमें तो वो एक्सपर्टीज थी नहीं ना बुश के पास, ट्रम्प के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ट्रम्प ने 6,000 आदमी फायर कर दिए सरकार में, उनमें से सब स्टेट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स फायर कर दिए, कोई इंडिया पे एक्सपर्ट नहीं बचा, कोई चाइना पे एक्सपर्ट नहीं बचा। चाइनीज गवर्नमेंट इतनी फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त अमेरिका से क्योंकि वो नेगोशिएशन करना चाहते हैं, पर दूसरी तरफ नेगोशिएट करने वाले नहीं बचे क्योंकि जितने चाइना एक्सपर्ट थे उसको फायर कर दिया कि हम पैसा बचा रहे हैं, इलॉन मस्क ने और मार्को रूबियो ने, इनके कहने पे, ट्रम्प के कहने पे। तो अब कोई एक्सपर्टीज ही नहीं बची यूएस गवर्नमेंट में, कौन करे। अब प्रॉब्लम क्या है कि बात करनी भी है क्योंकि वो 31 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5,000 न्यूक्लियर वेपन है उसके पास, तो आपको बात तो करनी पड़ेगी। अब वो एक गुरिल्ला बैठा हुआ है कमरे में 800 पाउंड का, तो आपको उससे बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको उसकी भाषा नहीं आती। पर अब आपको बेसिकली हाँ, आपको वो जटिलताएं, वो बारीकियां नहीं पता है जो इतने सालों से इन दोनों के बीच में थी और बात बन रही थी कैसे ना कैसे। हाँ, आप सोचिए कि स्टीव विटकॉफ को भेजा जाता है, एक रियल एस्टेट का आदमी था, न्यूयॉर्क मैनहट्टन का, इनका यार था बचपन का, वो और इनका दामाद जो क्या कहूँ मैं हिंदी की जबान में, यूपी की जबान में घंटा नहीं जानता। हाँ। इन दोनों को भेजा जाता है एक दिन में 3 डील्स नेगोशिएट करने के लिए। सुबह शुरू करते हैं गाजा के साथ, दोपहर को ये ईरान से बातें करते हैं और शाम को ये रशिया यूक्रेन की बात करते हैं, बीच में ग्रीनलैंड भी आ जाता है कहीं। तो लोग कह रहे हैं इन लोगों से बातें क्या कीजिए, ये तो सीरियस, ईरानियंस तो कहते हैं ये सीरियस ही नहीं है। वो तो हो सकता है ईरान के मामले में तो इंटेंशनल हो, ये चाहते ही नहीं हो डील, लोग कह रहे हैं कि वो जंग ही चाहते थे, पर यूक्रेन रशिया के मामले में तो ये नहीं कहा जा सकता, वो चाहते हैं। गाजा के मामले में भी कुछ हद तक कह सकते हैं चलो इनको परवाह नहीं है, पर चीन के मामले में आप नहीं कह सकते, चीन के मामले में, ग्रीनलैंड के मामले, किसी मामले में इनसे बात नहीं की जा सकती, इनको कुछ पता ही नहीं है ना, इनके पास कोई एक्सपर्ट। जब पहले JCPOA नेगोशिएट हो रहा था तो जब टीम जाती थी तो उसमें दर्जनों एक्सपर्ट होते थे, न्यूक्लियर वेपन से लेके रिफाइनिंग से लेके, वो सब फायर कर दिए इन्होंने। तो किस तरह से चल रही है सरकार और क्या उसका। ट्रम्प तो वैसे भी कहते हैं कि ये जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं इनकी कोई बहुत वैल्यू है नहीं, ये देते क्या है। तो यूनिवर्सिटी में उन्होंने बंद कर दी ग्रांट कि कला पढ़ के क्या होगा। ह्यूमैनिटीज वाले क्या जानते हैं, तो वो कुछ जानते ही नहीं, तो अब यही चल रहा है। तो ठीक है, फिर साइंस और मैथ चलाओ आप, बिजनेस। लेकिन आप जो आरोप ट्रम्प पे लगा रहे हैं, ऐसा आरोप उन्होंने यूके के PM स्टार्मर पर लगाया है। उन्होंने कहा कि वो ईरान पर हमले में इसलिए शामिल नहीं हो रहे क्योंकि वो मुस्लिम वोटर्स की चापलूसी में लगे। मुस्लिम वोटर्स की चापलूसी तो एक तरफ, उनको ये याद है कि इराक के हमले में क्या हुआ। ब्लेयर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, आपको याद होगा जी, अच्छे से। ब्लेयर का करियर खत्म हो गया। हाँ। उस इराक के चक्कर में, क्योंकि हम ब्रिटिश ट्रूप्स भी फंस गए और पैसा बहुत लग गया, और अफगानिस्तान में भी फंसे हुए थे वो, तो लोग बहुत खिलाफ हो गए। लोगों ने कहा ये इस जंग में जाने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि बाकी नेटो के कंट्रीज नहीं गए इराक में, बस ब्रिटेन इनके साथ मिलके गया और 1-2 और कंट्रीज थे, शायद डेनमार्क और 1-2 कंट्री। तो उसका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया। कीर स्टार्मर को पता है कि इस वक्त ब्रेग्जिट जो इतनी बड़ी गलती थी, उसके बाद से ब्रिटेन का GDP ग्रोथ रेट 0 है पिछले 7-8 साल से, ख़ासतौर से कोविड में भी बहुत बड़ा धक्का लगा, और ये यूक्रेन वॉर के बाद, क्योंकि एनर्जी की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई, तो 0 के करीब ग्रोथ रेट है। कीर स्टार्मर का पूरा एम्फेसिस ये है कि किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया जाए, ग्रोथ इंक्रीज किया जाए। अब एक और जंग में वो घुस जाए, तो कीर स्टार्मर जनरली काफ़ी अनपॉपुलर है, उनकी अप्रूवल रेटिंग 25% के करीब है। अभी जो बाई इलेक्शन था उसमें हार गए भाई, पर अपनी पक्की सीट हार गए वो लोग, लेबर पर यही बस एक पॉलिसी उनकी पॉपुलर है। फॉरेन पॉलिसी पे कीर स्टार्मर और इस खास तौर से इस पॉलिसी पे अप्रूवल रेटिंग बहुत हाई है। तो कीर स्टार्मर एक पॉलिटिशियन है, वो अपनी अप्रूवल रेटिंग देखेगा, और अप्रूवल रेटिंग मुस्लिम्स हैं कितने वहाँ पे, 4% हैं, 5% नहीं, इतने तो हैं कि लंदन में मेयर भी बना लेते हैं वो, मेयर, और हाँ वो गृह मंत्री तक पहुंची हैं। तो हाँ, तो वो तो हिंदुस्तानी भी पहुंचे, हिंदुस्तानी तो प्राइम मिनिस्टर वो बन मेरा गया। कहना है। हाँ, तो मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ कि इतने है नहीं कि उसके नंबर के बेसिस पे वो करें, 4-5% के लिए वो इतना बड़ा कदम उठाएं, और रोज़ उनको लताड़ते हैं ट्रम्प। जब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं हमारे कैरियर तैयार हुए, तो उन्होंने कहा तुम्हारे कैरियर की अब ज़रूरत ही नहीं, अब तो हम जीत चुके जंग। हाँ, ये स्टेटमेंट कहा ट्रम्प ने। कभी कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बिल्कुल बेकार हो, कभी कहते हैं कि हम तो लॉयल्टी चेक कर रहे थे, हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं और फिर कह रहे हैं अब चाहिए हमें शायद तुम्हारे जहाज़। तो
ये उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि ये जंग इतनी बढ़ जाएगी। और स्टामर ने अब कह भी दिया है कि हम आपके प्रति जवाबदेह नहीं हैं। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे कि क्या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और या फिर रिपब्लिकन्स अब बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम दिखने लगे हैं? क्योंकि रिपब्लिकन है एंडी ऑगल्स, कांग्रेसमैन है टेनेसी से, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि मुस्लिम्स डोंट बिलोंग इन अमेरिकन सोसाइटी और प्लूरलिज्म इज़ अ लाई, वो नहीं मानते। दूसरी बात, 200 के करीब सैनिकों ने शिकायत की कि उनके सीनियर्स इस जंग को धार्मिक रंग दे रहे हैं। ईरान की तरफ से हम मान सकते हैं कि वहां पर जिस तरह का एक शासन रहा है वो इसे एक धार्मिक लड़ाई मानते होंगे। इजराइल की तरफ से भी हम ये बात जानते हैं कि वो इस जंग को किस नजरिए से देखते हैं। अमेरिका के साथ ऐसा कभी रहा नहीं है। लेकिन जब ये 200 सैनिक कहते हैं कि गॉड्स डिवाइन प्लान बताया जा रहा है, उन्हें ये सब कहा जा रहा है कि ईसा मसीह ने अभिषिक्त किया है ट्रंप को ये सब करने के लिए। दूसरी तरफ इजराइल में जो यूएस एम्बेसडर है माइक हकबी, वो भी बाइबल का हवाला देके कह रहे हैं कि इजराइल अगर पूरे ही वेस्ट एशिया पर कब्जा कर ले तो भी कोई बात नहीं, उसका तो अधिकार बनता है धार्मिक तौर पर। ग्रेटर इजराइल। यस। तो एक तरह से क्या अमेरिका की तरफ से भी अब इस लड़ाई का कोई धार्मिक पहलू दिखने लगा है? इन दो देशों में तो दिख ही रहा था, ईरान इजराइल में। नहीं अगर ऐसा होता तो इसकी अप्रूवल रेटिंग इतनी कम नहीं होती इस वॉर की। अगर इसका धार्मिक मैं लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी कह रहा हूँ जो जंग लड़ रहे हैं। मैं इसमें अमेरिकन पब्लिक के लिए नहीं कह रहा हूँ। अमेरिकन जो लड़ भी रहे हैं ना, उसमें से हो सकता है कि कुछ लोग कह रहे हों ऐसा। मैं नहीं कह सकता कि कोई नहीं कह रहा ऐसा। खबरें मैंने भी पढ़ी हैं, पर ओवरऑल अमेरिका की जो फोर्स है वो इतनी ज़्यादा मल्टी एथनिक और मल्टी रिलीजियस है कि इसको धार्मिक बनाना मुश्किल है। आप ओवरऑल चर्च अटेंडेंस अगर यूनाइटेड स्टेट्स में देखें और ओवरऑल देखें कि सेंसस ब्यूरो क्या रिपोर्ट कर रहा है, तो सबसे बड़ी कैटेगरी इस वक्त अमेरिका में नन्स की है। नन मतलब नथिंग है। मतलब उसका मतलब ये नहीं कि ये सब एथीस्ट हैं। तकरीबन 34%, मुझे जहाँ तक याद है 35% लोग। उसका मतलब ये नहीं कि एथीस्ट हैं, बट वो किसी स्पेसिफिक चर्च से एफिलिएटेड भी नहीं है, और उसमें एथीस्ट भी हैं, एग्नोस्टिक्स भी हैं। तो सबसे बड़ी कैटेगरी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी भी है। और चर्च अटेंडेंस इस वक्त इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का नंबर लोग कह रहे हैं कि 20% से ज़्यादा नहीं है इस वक्त अमेरिका में। तो एक आर्मी जो है वो अपनी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है। एक फौज, एक अगर मुल्क धार्मिक है तो आर्मी धार्मिक होगी, अगर मुल्क सेक्युलर बन जाता है तो आर्मी भी सेक्युलर बन जाती है। तो ये मुमकिन नहीं है कि आर्मी धार्मिक बन जाए, पर ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस तरह का कोशिश की हो ट्रूप्स को मोटिवेट करने के लिए बैटल में। और हकबी और लिंडसे ग्रैहम, ये दोनों ख़तरनाक आदमी हैं क्योंकि दोनों जायोनिस्ट क्रिश्चियंस हैं, इवेंजेलिकल। तो ये कन्वर्जन भी चाहते हैं और ये इजराइल का साथ भी इसीलिए देते हैं क्योंकि एक एस्केटोलॉजिकल थ्योरी है यूएस में। एस्केटोलॉजी मतलब एंड टाइम्स की थ्योरी क्रिश्चियनिटी की इन्होंने बना ली है। नहीं, ये एक इनोवेशन है, बिद्दत है एक तरह से समझा जाए। मतलब 20वीं सदी की चीज़ है कि जीसस क्राइस्ट तभी वापस आएंगे जब एंशंट इजराइल एस्टैब्लिश होगा। और वो एंशंट इजराइल मतलब इस मॉडर्न स्टेट को बोलते हैं, जब वो इस पूरे खत्ते पे काबिज हो जाएगा तो जीसस क्राइस्ट आएंगे। और मज़े की बात ये कि मतलब जूइश स्टेट एस्टैब्लिश हो रही है, पर ज़्यादातर जूस मार दिए जाएंगे क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो सिर्फ 20 से 30 हज़ार जूस जो कन्वर्ट हो जाएंगे वो बचेंगे, बाकी को मार दिया जाएगा। तो अजीब व गरीब थ्योरी है कि चाहते भी हैं कि जूइश स्टेट बने और फिर यहूदी मार भी दिए जाएं सारे। तो ये मतलब ये पहला लेवल ये है इस लड़ाई का कि पहले यहूदी स्टेट एस्टेब्लिश हो, दूसरा है फिर यहूदी मर जाएं, फिर जीसस आएंगे। हाँ, नहीं, जीसस आएंगे और जो नहीं कन्वर्ट होंगे उन सबको मार दिया जाएगा। तो अब इस टाइप की स्टोरीज हैं तो जिसमें माइक हकबी बिलीव करते हैं। माइक हकबी को क्यों भेजा गया या लिंडसे ग्रैहम क्यों इतना कूद रहे हैं? लिंडसे ग्रैहम खुद अल्कोहलिक है, मतलब वो शराब के बिना 1 मिनट भी जी नहीं सकते। वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने की कोशिश कर। मेन काम है पैसे का, इनसे पैसा आता है। ये वहाँ पे जो जूइश लॉबी है और वोट्स भी चाहिए इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस के। हालांकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बट रिपब्लिकन्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ज़्यादातर रिपब्लिकन वोट करते हैं, तो उनका बेस है एक तरह से वो। तो ये 2 वजह हैं, पैसा और कुछ वोट्स के लिए ये सब हो रहा है। हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो हमारे सोशल मीडिया पर जो लड़ाई होती रहती है तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो ईरान की तरफ से कह रहे हैं कि ईरान पर गलत हो गया है, ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए था। भाई वो देश
ठीक ठाक चल रहा था, समझौता भी करना चाहता था, तो आपने उन पे बम बरसा दी, वो तो लड़ेंगे। कुछ इजराइल के बारे में कह रहे हैं कि ईरान जब उन्हें लगातार थ्रेट देगा कि आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं छोड़ेंगे, तो इजराइल आखिर करेगा क्या? कभी तो उसे लड़ना ही था, अब एक मौका मिल गया, वो लड़ रहे हैं। एक साफ साफ नज़र आता है कि जो थोड़ा उदारवादी तबका है वो ईरान का सपोर्ट करता है, और जो हमारे यहाँ एक दक्षिणपंथी तबका है वो इजराइल का सपोर्ट करता ज़्यादा दिखता है। आपको इसका क्या कारण नज़र आता है? ये जो लोग अमेरिकन हेजेमोनी को रेजिस्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि जो चाहते हैं कि अमेरिका ना बाहुबली और अपनी दादागिरी करे पूरी दुनिया पे, वो ज़्यादा मुझे दिखता है कि ईरान की तरफदारी करते हैं। और जो ज़्यादा हिंदुत्व मानते हैं या बहुत कट्टरपंथी हैं, उनको लगता है कि कोई उनकी आइडियोलॉजिकल सिंपैथी है इज़राइल के साथ, तो वो इज़राइल की तरफदारी करते हैं। तो दोनों अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से लोग बटे हुए हैं। पर मेरे ख्याल से अगर हमारा मूल नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए, इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, सरकार को भी पता है। हमारा इंटरेस्ट इस लड़ाई के खिलाफ है। अभी रोक के पूछ रहा हूँ, आपने कहा जो अमेरिका के लिए चाहते हैं कि दादागिरी करें, रोके जो अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ हैं, अच्छा, रोकने वाले ईरान के साथ। रोकने वाले ईरान के साथ हैं। लेकिन ऐसे भी तो बहुत लोग हैं जो अमेरिका की दादागिरी भी नहीं चाहते हैं, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ईरान के अंदर जो चल रहा था वो भी कोई ठीक बात नहीं थी, महिलाओं के अधिकार ये सब। हालांकि फिर एक पूरी बहस है इस पर कि भाई महिलाओं के अधिकार महिलाओं को मिले, अमेरिका कैसे तय करेगा कहीं, और फिर वो अधिकार नागरिक अधिकारों की बात होती है, तो फिर वो नॉर्थ कोरिया में क्यों नहीं दिलवा देते जाके नागरिक अधिकार, या पाकिस्तान में क्यों नहीं करवा लेते सब वो। तो ये सब भी तो बहुत लंबी बात है, लेकिन बहुत साफ साफ तो यही दिखता है कि उदारवादी ईरान की तरफ और थोड़े से दक्षिणपंथी जो है, दक्षिणपंथी ज्यादातर इजराइल की तरफ। कल अगर हाँ, अमेरिका को हिंदुस्तान पे हमला करना होगा तो सबसे पहले हिंदुस्तानी महिलाओं के अधिकार की बात उठेगी अमेरिकी प्रेस में। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ। ताकि उस लड़ाई को एक तार्किक आधार दिया जाए। हाँ, सबसे पहले बात होगी कि यहाँ पे जो है भारतीय महिलाओं को शादी विवाह के बाद ये दहेज प्रथा की वजह से चला दिया जाता है। फिर दूसरी बात और होगी, भी हो सकता है, सेकुलरिज्म पर बात होगी। हाँ, आपको तो जैसे आपने कहा कि अगर करना ही था हमला तो अफ़गानिस्तान पे करते। अफ़गानिस्तान से तो आप भाग लिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है, उसके मुकाबले तो ईरान जन्नत है। तो दूसरी बात ये है कि उन्होंने वो हालात भी अमेरिका और इजराइल नहीं बनाए जिसमें कि वो प्रोटेस्टर्स बाहर आए। वो ज़्यादातर प्रोटेस्टर्स बाजारी थे, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से बाहर आए। वही इकोनॉमी ईरान की आपने बिठाई ही सैंक्शंस करके, उसके ऊपर आपने हालात वो पैदा किए। अगर आप वाकई में चेंज देखना चाहते थे तो ज़्यादातर ईरान के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आपको ईरान को इकोनॉमिकली ग्रो करने देना था, सैंक्शंस हटाने थे। क्यों? क्योंकि तब एक मिडिल क्लास बनता। मिडिल क्लास ही किसी भी मुल्क में डेमोक्रेसी लाता है। ये एक बहुत पुरानी पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है, मिडिल क्लास क्रिएट्स डेमोक्रेसी। आपने वो बनने नहीं दिया, बल्कि जो मिडिल क्लास थे उनको भी आपने गरीब बना दिया। तो ईरान पे हमला मानव अधिकारों की वजह से हुआ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू और ट्रम्प जो है वो रात को इसके बारे में सोचते हैं एक सेकंड के लिए भी कि क्या मानव अधिकारों को क्या हो रहा है, ये महिलाओं के साथ क्या हमारे प्रोड्यूसर मानव के अधिकार सुरक्षित हम तक भी ये लड़ाई पहुंची गई है फाइनली। बेशक, और इस पे बहुत ज़रूरी है बात करना। हाँ, गैस सिलेंडर्स पर बात होने लगी है, एलपीजी। कोई कह रहा था मुझे, हाँ मानव ही तो कह रहा था कल, कह रहा था कि रात को दिल्ली के पेट्रोल पंप सब बंद होने लगे हैं 10 बजे। मैंने देखा है ऐसा, मुझे पता नहीं इसने देखा कि ऐसा होने लगा है। दूसरा ये है कि गैस सिलेंडर्स को लेकर होने लगा। अभी आज सुबह खबरें थी कि कई जगह तो लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोए, सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे, क्योंकि अब सबको यही बता रहे हैं। कल मैं कहीं एक जगह रोल खाने गया था, तो वहाँ उसने दुकान के बाहर लिख दिया है कि हर आइटम पर 10% बढ़ोतरी हो गई है, कृपया सहयोग कीजिए। अच्छा, ठीक है। तो इतनी दूर लड़ाई हो रही है और इतनी जल्दी हम तक असर आ गया है। ये असर जो है वाकई जेन्युइन है कि ये हम इसे क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए? ये वाकई जेन्युइन है मेरे ख्याल से। इसकी कई वजह हैं, और सरकार को ये पता होना चाहिए था कि हम जो है बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं। हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर निर्भर हैं कि वहाँ से तेल 88% तेल आपका इंपोर्ट हो रहा है। 88 मतलब 90 समझ लीजिए मोटा मोटा। इससे ज़्यादा आप कौन निर्भर होगा इस पे? चाइना भी इतना निर्भर नहीं है।
गैस आपकी 50% से ज़्यादा आपकी आ रही है गैस बाहर से। पहले हफ्ते लड़ाई के जंग के पहले हफ्ते सरकार ने कुछ नहीं किया एलपीजी के इंतज़ाम के लिए, दूसरे हफ्ते से शुरू किया। तो दूसरी बात ये है कि हमें भरोसा था कि ट्रम्प जो कह रहे हैं वो सही है, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा 4-6 दिन में, उसमें क्या चिंता करनी थी दूसरी हमें? बात ये हमने कोशिश नहीं की बिल्कुल भी इस जंग को रुकवाने की, क्योंकि हमारा नुकसान इसमें 3 तरह से, जैसे हम मैंने जंग आपको रुकवा बताया, सकते थे। नहीं भी करते तो कम से कम एक पब्लिक स्टेटमेंट देते ना हम, तो उससे 2 फायदे होते हैं। पब्लिक स्टेटमेंट देते कि नहीं ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, ये उससे जंग, उठती जंग। बता तो रहा हूँ मैं, आप बात तो करने दीजिए। आप सरकार मुझे के हैरानी हो रही है ना। आप सरकार के वकील ना बने, मेरी बात सुने, मुझे बात हाँ। करने दें। 2 चीज़ें होती हैं, आप पब्लिकली बोलते तो आपका ईरान के साथ एक गुडविल बनता कि इन्होंने बोला उस वक्त। अब इस वक्त ईरान ही अलाउ कर रहा है शिप्स को, और 3-4 कंट्रीज़ के, हमारे भी 2-3 शिप अलाउ किए हैं। देखिए आगे ये होता है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये होती कि आपकी अपनी पब्लिक भी देखती ना, आपका खुद का हिंदुस्तानी नागरिक देखता कि हमारी सरकार ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, तो वो फिक्रमंद थी, वो को रोकने की कोशिश की। अब तो क्या है, विपरीत है, उसके विपरीत हुआ है कि वहाँ पे गए 2 दिन पहले, हमले से पहले प्रधानमंत्री, उनसे गले लगाया, उनकी पार्लियामेंट में उनका संबोधन किया, और प्रधानमंत्री के घर आने के बाद जब हमला हो चुका ईरान पे, तो नेतन्याहू का स्टेटमेंट देखिए आप कि मेरे दोस्त कॉमास में और हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो दुनिया, एक तो आपकी इमेज ग्लोबल साउथ में, पूरी दुनिया में, कि आप खड़े हुए हैं एक एग्रेसर के साथ, इन दोनों मुल्कों के साथ, ऊपर से कंडेम किया नहीं अटैक, ना हेड ऑफ स्टेट को मारने का अटैक कंडेम किया, डिकैपिटेशन अगर एक के साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है कल, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि अमेरिका और इजराइल किसी भी मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को मार सकते हैं। तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तीसरी बात यह है मेरी अच्छा, बात पूरी तीसरी पूरी बात है, ठीक है, तीसरी बताइए। बात यह है हाँ। कि हमारे ऊपर इसका असर बहुत भारी था। हाँ। 1 करोड़ के करीब हिंदुस्तानी वहाँ कमाते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हमारा रुपी जो है, जो उसकी वैल्यू है, क्योंकि रेमिटेंस जो आता है वो अब कटेगा, वो वहाँ से, तो यहाँ पे पहली बात तो जो यहाँ पे जिन परिवारों का पेट चलता था उससे वो कटेगा। दूसरी बात, रुपी का दर गिरेगा क्योंकि वो रेमिटेंस खत्म होगा। तीसरी बात, जो ऑयल का प्राइस बढ़ा है, आपका ऑयल सबसे बड़ा कंपोनेंट है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, तो यहाँ पे गारंटीड रुपी की वैल्यू गिरेगी और गारंटीड यहाँ पे महंगाई का दर बढ़ेगा, जिसका मतलब है हमारे स्टॉक मार्केट पे गारंटीड असर पड़ेगा और रियल एस्टेट मार्केट पे भी। तो हमारे ऊपर इसका बहुत भारी भार है। हमें तो हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए थी, प्राइवेटली पहले बोलते इन दोनों मुल्कों से कि नहीं करिए, नहीं मानते तो एक पब्लिक स्टेटमेंट देना लाजमी था, जैसे मैंने बताया, दोनों वजहों से, ताकि एक अपनी पब्लिक के भी लगे। अब कल जब आज अगर ये लड़ाई खत्म हो गई तो भी मंदी आएगी, आज भी, क्योंकि ये तेल वापस नहीं आ पाएगा मार्केट पे। जो बंद हो गई है रिफाइनरी, जो तेल निकालना बंद हो गया है, जो टैंकर फंसे हुए हैं, पहले उनको निकालना पड़ेगा, कई महीने लग जाएंगे तेल नॉर्मल पे आने पे। तो आपको तेल मिल रहा था, पहली बात तो रशिया से सस्ता, वैसे भी दर कोई ख़ास नहीं था, $65 पे था, 65-70 के बीच में था ब्रेंट, उससे भी सस्ता हमें। अब रशिया, अब हमने क्योंकि वहाँ से कम कर दिया तेल लेना, तो रशिया ने भी अब दुगनी के करीब कर दिया अपनी कीमत। रशिया कह रहा है कि नहीं, $100 पे है तो हम 80 पे तो बेचेंगे ही कम से कम, अब नहीं बेचेंगे हम। 45 पे बेच रहा था, $45 पे तेल बेचने को तैयार था, रशिया मजबूर था। तो हर तरह से हमारे लिए नुकसानदेह है, किसी तरह से ये जंग हमारे लिए वो फायदेमंद बात तो सही है, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ। आप तो ये कह रहे हैं मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, मैं उल्टा अभी जो भारत सरकार है या भारत है उसके प्रभाव पर ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या वाकई हमारा इतना प्रभाव है कि हम दुनिया की कोई जंग रुकवा सकते हैं? हम क्या रूस यूक्रेन रुकवा सके? हम खुद पाकिस्तान के साथ एक जंग में उलझने ही जा रहे थे। हम ईरान के साथ जो जंग हो रही है अब उसको रुकवाने में हमारा कोई स्टेक है क्या? हम बयान दे सकते हैं, बात ठीक है, हम अपनी जनता के सामने पोजीशनिंग कर सकते हैं कि हम किधर खड़े हैं, लेकिन मैं यही पूछना समझना वाकई चाहता हूँ जेन्युइनली, हमारे किसी फ़ोन कॉल से या हमारे मीटिंग बुलाने से क्या वाकई दुनिया में कोई जंग रुक सकती है? हम इतने बड़े स्टेक होल्डर हो चुके हैं क्या? जंग रुके ना रुके, जब अमेरिका और इजराइल देखते कि इंडिया जो सबसे बड़ा मुल्क है ग्लोबल साउथ का, वो भी इस जंग के ख़िलाफ़ है,
तो सोचते, एक सेकंड को तो सोचते, एक मिनट को तो सोचते। अब तो उनको लग रहा है कि हमारे साथ है ये मुल्क। ये कहाँ साथ हैं? ट्रंप जिन देशों को बुला रहे हैं कि हमारा सहयोग करो, ये करो, वो लिख के दे रहे हैं, उसमें इंडिया का कहीं नाम नहीं है। ईरान के साथ हमने बात की, ईरान को पता है कि हम खिलाफ नहीं है, इसलिए वो जाने दे रहा है। अभी तक ईरान ने सिर्फ 3 शिप अलाउ किए हैं, ठीक है ना। ये एक शिप एक दिन का भी गैस नहीं है, एक दिन की भी गैस पूरी नहीं होगी एक शिप से। तो अभी देखना ये है कि ईरान कितना अलाउ करता है। चीन को तो वो खुल्लम खुल्ला अलाउ कर रहा है और ख़ुद भी अपने जहाज़ बाहर भेजे उसने। 2-3 शिप तो पाकिस्तान के भी भेज दिए उन्होंने। तो अभी ये कहना कि ईरान हमें फुल्ली अलाउ कर रहा है, ये क्लियर नहीं है। क्या चीन ने इसमें ठीक ठाक खेल खेला है? क्योंकि मैं ये पढ़ रहा था, खबरें आई थी कि चीनी युआन में व्यापार करने वालों के लिए ये रियायत ईरान ने दी है कि आप अपने शिप ले आ सकते हैं। देखिए, चीन को ये युआन से कोई होने नहीं वाला। 4-5 शिप और 50 नहीं, शिप। पेट्रो डॉलर को चुनौती देने की श्रृंखला में सवाल पहला ही नहीं, मोर्चा खोला है। सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, चीन खुद इंटरेस्टेड नहीं है कि युआन इंटरनेशनल करेंसी बने। बताता हूँ मजे की बात आपको। तो इंटरनेशनल करेंसी बनने के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी थी। एक तो फुल कन्वर्टेबिलिटी चाहिए उस करेंसी की। युआन इज़ नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल। आप जाके मार्केट में युआन को अभी बेच के नहीं खरीद सकते कोई और चीज़। चीन इंटरेस्टेड ही नहीं है युआन को फुल्ली कन्वर्टेबल बनाने में, क्योंकि फुल्ली कन्वर्टेबल बना दिया तो इकोनॉमी पॉलिटिशियंस के हाथ से निकल जाती है। तो फिर शी जिनपिंग नहीं कंट्रोल कर सकते फिर युआन की वैल्यू, जैसे इस वक्त वो कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि उसका दर कम रहे, ताकि एक्सपोर्ट्स बने रहें चीन के। तो चीन खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है उसको इंटरनेशनल करेंसी बनाने में, और सवाल ही नहीं उठता अगर वो चाहें भी तो कि वो बन जाए। क्योंकि बाकी दुनिया जो है वो सिर्फ चीनी गुड्स के या चीनी व्यापार के बेसिस पे। डॉलर तो ऐसी करेंसी है कि आप अभी ले जाएं ईरान में, किसी और मुल्क में नहीं, जहाँ बम गिर रहे हैं आप ले जाएं तो गोल्ड के माफिक बिक जाएगा तुरंत ले लेंगे। हाथों हाथ। तो चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ट्रेड हो, हर चीज़ में किंग है डॉलर। डॉलर इज किंग। तो आप उसको इतनी आसानी से हटा नहीं सकते। ये तो बातें हैं कहने की ईरान की कि हम अगर चीनी व्यापार करवा दें। अब ईरान ने भी समझदारी का खेल खेला है कि कुछ शिप अलाउ कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी का भी शिप अलाउ नहीं करता तो उसको डर है कि बाकी लोग मिलके एक मोर्चा बना लेंगे सारे मुल्क। तो उनके बीच में दरारें बनाने के लिए ईरान ने कुछ कुछ को अलाउ कर दिया कभी कभी। इसका मतलब ये नहीं कि तेल फ्रीली फ्लो करेगा हॉर्मुज में से और तेल का दर गिर जाएगा। तो ईरान भी समझदारी से खेल खेल रहा है। अब नेटो का क्या होगा? क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि अगर आप इस जंग में हमारे साथ नहीं हैं तो नेटो का भविष्य कोई बहुत अच्छा नहीं होगा, और फ्री लोडर्स बुलाते थे वो उन लोगों को। तो अब नेटो वाले इधर से कह रहे हैं भाई हम तो फ्री लोडर्स थे, हमें क्यों बुला रहे हो? और जब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हॉर्मुज में, तो हमारा एक आध जहाज आ भी जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? कोई नहीं आएगा नेटो में से। नेटो खत्म है, ये प्रभावहीन है। ये बहुत आपने डीप बात कही है, क्योंकि इसके बारे में मैं भी सोच रहा हूँ कई दिन से कि अब नेटो का क्या हशर होगा। क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि तुम आओ और वो लोग कह रहे हैं कि नहीं। तो एक व्यू ये है कि नेटो पहले ही ख़त्म हो चुका था, ट्रंप खुद ही ख़त्म कर चुके थे नेटो। एक व्यू ये है कि इससे नहीं ख़त्म हुआ बल्कि कई महीने पहले ही ख़त्म हो चुका था। क्योंकि अगर रशिया हमला करता यूरोप पे तो अमेरिका टर्न अप नहीं करने वाला था उनको बचाने के लिए। एक व्यू ये है। दूसरा व्यू ये है कि अमेरिका को भी नेटो की ज़रूरत है। यानी कि अगर अमेरिका मदद करने आया यूरोप को तो सिर्फ यूरोप की मदद नहीं, अपनी मदद कर रहा है। तो एक व्यू ये है कि अमेरिका जाने नहीं देगा नेटो को, ऐसा नहीं है। तो ये बातें तो यूरोप भी समझता है। तो कुछ सोच समझ के ही यूरोपियन मुल्कों ने कहा होगा कि भाई शुक्रिया बहुत बहुत, हम बाद में आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं आएंगे, उन्होंने कहा है कि थोड़ा ठंडा हो जाने दो फिर हम भेज देंगे अपने जहाज़। तो आप पहले ठंडा हो जाने दें। तो कुछ अकल ठिकाने पे आनी ज़रूरी थी ट्रंप की भी। दो देशों की बात कर लेता हूँ, बहुत ज़रूरी है इन पे बात करना। एक तो पाकिस्तान, जिसका पैक्ट है सऊदी अरब के साथ कि आप पर हमला हुआ तो हम लड़ने आएंगे। आज सुबह खबर आई कि अफगानिस्तान के एक अस्पताल पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उसमें 400 लोग मारे गए। तो मेरे जहन में एक सवाल उठा, 250 लोग शायद। हाँ, में भी 250, 300, 400, मतलब एक भी मरे तो भी गलत है। अस्पताल पे हमला है वो, और बहुत बड़े रिएक्शंस आ रहे हैं। तो एक तो मेरे मन में सवाल आ रहा है कि क्या, एक तो ईरान का पड़ोसी भी है पाकिस्तान और अमेरिका का सहयोगी भी है, तो वो एक बहुत अजीबोगरीब पोजीशन में फंसा हुआ है। क्या वो जानबूझकर अफगानिस्तान पर हमले बढ़ा रहा है ताकि मुनीर
इस बात की आड़ ले सकें, छिप सके इसके पीछे कि देखिए भाई, हमारी तो खुद की सरहदें एक तो इंडिया के साथ टेंशन से भरी हैं, अब अफगानिस्तान के साथ भी हैं। हम कैसे सऊदी अरब वालों आपका सपोर्ट कर दें? ऐसे टाइम पे आएंगे, हम करेंगे, ट्रेन भी करेंगे आपके लोगों को, लेकिन अभी हम इधर फंसे हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान एक तो ये गेम खेल रहा है कि इसमें सीधे ना पड़े वो? दिलचस्प बात है कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है, पर ये मेन फैक्टर नहीं हो सकता। मेन फैक्टर इसलिए नहीं हो सकता है कि आप सऊदी अरब को मदद करने के लिए एक नई जंग पैदा कर दें, ये मुश्किल है, ख़ासतौर से इतने ख़तरनाक लोगों के साथ, यानी तालिबान के साथ, और आप इतने कई सौ आदमी उनके मार दें। पुरानी जंग को बढ़ा दें तो हमला तो उनको करना पड़ा ईरान तो पाकिस्तान को। कई सालों से उनसे कह रहे थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोको। और यूएन की खबर, यूएन ऐसे रिपोर्ट नहीं देता, कई खबरें, यूएन की कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें यूएन कह रहा है कि उनको शनाख्त दी हुई है अफगानिस्तान ने। सिर्फ शनाख्त नहीं दी हुई है बल्कि उनको ट्रेनिंग और हथियार और पैसे भी दे रहा है। हथियार में उन्होंने ड्रोन्स और कुछ राइफल्स मेंशन किए हैं। तो यूएन तक कह रहा है कि अफगान तालिबान मदद कर रहे हैं, जिनकी वजह हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो हर मुमकिन कोशिश कर ली पाकिस्तान ने। पहले उनको रोकने की कोशिश की, फिर उनके बॉर्डर रोके, उनका ट्रेड रोका, फिर रेफ्यूजीज अफगान वापस भेजे, हर तरह से कोशिश कर ली। फिर उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। अब मुमकिन है कि ये जो लेटेस्ट हमला है ये उसी की एक और किस्त है। या हो सकता है जो आप भी कह रहे हैं कि इस हमले को इसलिए, ये जो लेटेस्ट, ये जो आज का हमला है कल का, ये इसीलिए किया गया है कि हो सकता है एक बहाने के तौर पे भी हो सकता है, मुमकिन है, मैं कह नहीं सकता। और अगर ऐसा नहीं है, पाकिस्तान जेन्युइनली एक जंग में उलझा है अफगानिस्तान के साथ, तो वो अब तक सऊदी अरब के सपोर्ट में जाके क्यों नहीं लड़ा है? अब हमें पता नहीं कि सऊदी अरब ने मांगा भी है कि सपोर्ट, नहीं, क्योंकि सऊदी अरब खुद भी तो अटैक नहीं कर रहा है ईरान पे। बिल्कुल। और जिसकी वजह मैंने आपको बताई कि अगर देखा गया कि मोहम्मद बिन सलमान जो थे वो इजराइल के साथ लड़ रहे हैं, एक और ईरान के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनी कॉज के ख़िलाफ़, मोहम्मद बिन सलमान ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे फिर। सही है। उन्होंने खुद ही ये कहा कि जब ट्रंप ने उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर दिया कि तुम इजराइल के साथ समझौता कर लो, अब्राहम अकॉर्ड, तो उन्होंने कहा मैं असैसिनेट हो जाऊंगा, मुझे कोई ना कोई मार हिस्ट्री है भाई वहाँ। एक हिस्ट्री है, जैसे आप कह रहे हैं किंग फैसल को मार दिया था। बिल्कुल। क्या पाकिस्तान दबे छिपे अमेरिका की मदद कर रहा है इस जंग में? ये बहुत दिलचस्प बात कही आपने। अगर है तो बज़ाहिर तो नहीं दिख रहा कि मदद की है, पर कर सकता है अगर कुछ छोटे मोटे तरीक़े से। ज़्यादा खुल के तो करेगा तो और ख़तरे में भी आ जाएगा, क्योंकि उसके सरहद जो है वो ईरान से मिली हुई है। लेकिन सर फिर वो लंच क्यों हो रहे थे? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो ईरान पर हमला हुआ है ये अचानक नहीं हुआ है, इसकी पूरी प्लानिंग है। इन्हें मालूम था कि हमें हमला करना है, इजराइल को भी अमेरिका को भी। इसमें पाकिस्तान के साथ भी जो ये बातें हुई हैं, पाकिस्तान पे जो हल्का हाथ रखा गया है भारत के साथ भिड़ने के बाद, उसके पीछे यही भूमिका बड़ी है कि अमेरिका को अपने हित कहीं और साधने थे, उसमें पाकिस्तान का साथ लेना था, और वो ईरान वाला मामला भी हो सकता है। नहीं तो फिर क्यों, क्या कारण? अभी तक कुछ बज़ाहिर, जैसे मैंने कहा, कुछ फैक्ट्स निकले नहीं है कि इन्होंने मदद की है अमेरिका के किसी तरह से। बट अगर आगे निकलते हैं तो फिर तो पता चलेगा। तुर्की है जो एक टांग जिसकी यूरोप में भी है और दूसरी वेस्ट एशिया में भी, उसका क्या स्टैंड है, वो किधर है, वो क्या देख रहा है? तुर्की बहुत ख़तरे में, बहुत ख़तरे में तुर्की है। तुर्की ने हर तरह से जंग को रोकने की कोशिश की, क्योंकि जब इसराइल की अटेंशन ईरान से हटेगी, यानी जब ईरान तबाह हो चुका होगा, तो निशाने पे तुर्की ही है। पर ये नए खलीफा साहब जो हैं, जो अपने आप को समझते हैं, इनका कोई बयान भी नहीं आ रहा उस तरह का कि जिस पर बात भी की जाए। जैसे बड़े शांत हैं। मतलब भाई अभी तक एर्दोगन बहुत कुछ बोलते थे, शुरू में तो उन्होंने बहुत रोकने की, अब अचानक से एकदम ऐसे पर उन्होंने रोकने की कोशिश की बहुत इस जंग को। बहुत दफ़ा इन्होंने फ़ोन किए जिन गल्फ ममालिक के साथ साथ इनका भी फ़ोन जाता था रोज़ ट्रंप को रोकने के लिए, पर ट्रंप माने नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा नहीं है कि उनकी कोई ख़ास दोस्ती थी ईरान के साथ, एर्दोगन की, पर उनको पता था कि, और जीसीसी वालों को भी ये पता, अरबों को भी ये पता है कि कल जब ईरान गायब होगा तो फिर हम निहत्ते हैं एक तरह से हमाम में सब नंगे हम, क्योंकि फिर इजराइल को रोकना बहुत मुश्किल है। इजराइल जो है वो इस वक्त अमेरिकन हथियारों से लैस, अमरीकी प्रेसिडेंट जो हर चीज़ में सपोर्ट करता है उनको, और इतनी एग्रेसिव राइट विंग पार्टीज़ हैं कि वो नए निशाने ढूंढेंगे। नेतन्याहू को जंग चाहिए, खून जैसे ड्रैकुला को चाहिए होता है,
उसके बगैर इलेक्शन जीत नहीं सकते वो, उनका राइट विंग सपोर्ट बेस रह नहीं सकता। पर मेरे ख्याल से तो वो अपने मुल्क, अपने लिए तो अच्छा कर रहे हैं अपने इलेक्शन पर, अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 6-7-8 मिलियन है इसराइल की पॉपुलेशन, और बाकी जो मिडल ईस्ट है वो 400 मिलियन है। तो आप कब तक लड़ोगे? दूसरी बात यह है कि इसराइल का सपोर्ट अमेरिका में कम होता जा रहा है। इसराइल की फेवरेबिलिटी रेटिंग 50 to 60% होती थी यूएस में, इस वक्त 34% है। और फ़लस्तीन के लिए सिंपैथी 18% होती थी पोलिंग में। लेटेस्ट गैलप का पोल है कि 44%। पहली बार ऐसा हुआ है कि अमरीकी पब्लिक, और ख़ास तौर से जो नौजवान हैं जो अपने टीन्स 20-30s में, 73% फ़लस्तीन के फेवर में। 73%, यानी कि जब ये बुज़ुर्ग पीढ़ी गुजरेगी तो बचेंगे नहीं लोग इसराइल के समर्थन में। और क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप कुछ हद तक तो पैसा लगा के उसकी पॉलिसीज़ चेंज कर सकते हो, पर कुछ हद तक पब्लिक का भी डिमांड होगी। जब इतनी पब्लिक की डिमांड होने लगेगी तो वो ऑलरेडी दिख रहा है। गैविन न्यूसम जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं, जो बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो अगले हो सकता है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हों डेमोक्रेट्स के, उन्होंने अजीब वो बात कही है। और सिर्फ उन्होंने नहीं, कई पॉलिटिशियंस ने कहा है कि अब हम एपेक से पैसा नहीं लूँगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। दूसरा, गाज़ा में जेनोसाइड जैसी सिचुएशन है। जेनोसाइड तो नहीं कहा, बट जेनोसाइड जैसी सिचुएशन है। बहुत बड़ी बात है एक मेन स्ट्रीम अमेरिकन पॉलिटिशियन के लिए कहना। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि हमें अब इसराइल को सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट नहीं देना चाहिए, मिलिट्री और फाइनेंशियल एड नहीं देना चाहिए। इसको वी शुड रिकन्सिडर दिस। बहुत बड़ी बातें हैं तीनों बातें। इसका मतलब है पॉलिटिशियन जो होता है ना, वो सूंघ लेता है पहले से पब्लिक का ओपिनियन। और ऐसे कई 1 दर्जन पॉलिटिशियन हैं जो इस तरह की बातें करें। और सिर्फ डेमोक्रेट्स में नहीं, अब रिपब्लिकन्स में ये बातें होने लगी जो तसव्वुर के बाहर था। तो इसराइल के लिए ख़तरा है अगर इस तरह से चलता रहा गाज़ा में, वेस्ट बैंक में, और बाकी दुनिया में ऐसा करता रहा, सीरिया में, ईरान में। तो नेतन्याहू का तो फ़ायदा है, पर इसराइल का लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं है इसमें। सही है। पॉडकास्ट के अंत की तरफ है, 1-2 सवाल बस मेरे और। इसराइल के बारे में आप कह रहे हैं कि अमेरिका में जनता की या पॉलिटिशियंस की राय बदल रही है, लेकिन खुद इसराइल में क्या हाल है? क्योंकि जब पिछली बार हम पॉडकास्ट कर रहे थे और ये बात थी कि भाई हमास ने हमला किया है, लेकिन गज़ा में अब आप एक हद से ज़्यादा कर रहे हो, ये ज़्यादती है। तो इसराइल के अंदर लोगों में उबाल था, सिविल सोसाइटी में उबाल था। वो भी इस बात को कह रहे थे कि नेतन्याहू अपने ऊपर हो रहे केसेस और जो असंतुष्टि है उसका रुख मोड़ रहे हैं, उसे डिले कर रहे हैं। क्या अब जब ईरान से सीधा टकरा गया इसराइल, तो वो लोग कन्विंस हो गए हैं इस बात को लेकर कि नहीं नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था हम पर, या फिर वहां पर असंतोष ज़्यादा है, बस अभी दिख नहीं रहा? बाय द वे 12 सिविलियंस और 2 सोल्जर्स की मौत अभी पिछले दिनों में हुई है, तो ये नुकसान भी तुम्हें दिख रहा होगा कि एक झगड़ा अभी इससे किया हमने। उनकी पैदल सेना भी घुस गई है लेबनान में अभी, तो वहां भी हो सकता है कुछ घटे। 2 लोग मारे गए थे, फिर से एक्टिवेट हुआ है। तो क्या इजराइल की सोसाइटी में भी इस बात को लेकर कोई असंतोष है, बिल्कुल नहीं है? आप तक क्या खबरें पहुंच रही हैं? सी 2 चीज़ें हैं। इसराइल की मेजॉरिटी जो थी वो गाज़ा को तबाह करने के फेवर में थी, तो ये गलत है कि मेजॉरिटी फेवर में थी। और उससे भी बड़ी मेजॉरिटी ईरान के ख़िलाफ़ है, उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लगता है और वो सपोर्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। इसराइल में इस वक्त कोई पीस पार्टी है नहीं। लिबरल पार्टी के लीडर हैं लापिद, यार लापिद जो हैं, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई नहीं, ईरान हमारा दुश्मन है और ईरान की पब्लिक हमारी दुश्मन है, और बाइबल में लिखा हुआ है कि ये करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ वो और भी ख़तरनाक है, नफ्तली बेनेट जो एक और अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि तुर्की है हमारा अगला दुश्मन है। वो अभी से तुर्की को निशाने पे ले रहे हैं। आरोप है कि नेतन्याहू थोड़ा हल्का ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, थोड़ा तेज क्यों नहीं कर रहे? तो ये दोनों जो हैं, असल में नेतन्याहू और ये जो इनके राइट विंग सपोर्टर है ना बेस में, उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को और पुश कर दिया है टुवर्ड्स द राइट। तो जो ऑपोजिशन के हैं उनको भी थोड़ी राइट विंग पोजीशंस लेनी पड़ रही हैं। तो इसका मतलब है पब्लिक ओपिनियन ही, पर पब्लिक एक तरह से त्रस्त हो सकती है। मैं आपके लिए कह रहा हूँ क्योंकि आप पूछ रहे थे कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है। वो ये है कि ये कांस्टेंट वॉरफेयर, मुस्तकिल जंग जो है, उससे आर्थिक स्थिति एक तो कमज़ोर हो रही है इसराइल की। अभी तक तो यूएस सपोर्ट करता था फाइनेंशियली, आगे करेगा कि नहीं। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि बहुत से इजरायली छोड़ के जा रहे हैं इसराइल। बिल्कुल, बहुत आउट इमिग्रेशन है क्योंकि
कब तक वो ये स्ट्रेस बर्दाश्त करें। और आदमी अपने ऊपर तो स्ट्रेस बर्दाश्त कर लेता है, अपने बच्चों पे, अपनी बीवी पे रोज़ की बॉम्बिंग, रोज़ मिसाइलें आ रही हैं, तो वो जो मेंटल स्ट्रेस है उससे लोग त्रस्त हो रहे हैं और वो हल्के मिसाइल हल्के। रोकने के लिए बहुत खर्चा हो रहा है। इसराइल की इकोनॉमी खर्चा भी बहुत है, कितनी भी खर्चा बड़ी भी हो, बहुत है, लेकिन कितनी बड़ी इकोनॉमी लगातार युद्ध में नहीं रह सकती है। और मेंटल स्ट्रेस भी है। हाँ। तो लोग, तो हो सकता है कि एक ऐसा हो, क्योंकि ये पिछले 3 साल से तो लगातार चल ही रहा है, सही। 2023 से। बिल्कुल। तो हो सकता है एक मौका ऐसा है, एक वक्त ऐसा है कि लोग थक जाएं नेतन्याहू से, ये मुमकिन है। लेबनान को लेकर सवाल था, वहां भी तकरीबन 486 लोगों की मौत हुई है। अब तो हेल्थ कह रहे हैं ज़्यादा, 700-800 लोग मर जी चुके हैं। बिल्कुल, जी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने तो इतना ही कहा है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते नहीं हैं। नहीं, अब ऑफिशियल है 700-800। तकरीबन 8.5 लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा। हम्म। लेबनान की कहानी क्या है, यहाँ क्या होगा? लेबनान में बहुत चेंजेस आने वाले हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि पर ये कहाँ पंगे में पड़ गए बीच में? कुछ लोग पूछ रहे हैं जिन्हें नहीं आइडिया है कि ये क्या हो, लेबनान में क्या हो गया। तो लेबनान की सरकार जो है एक डिवाइडेड सरकार है। जी। वहाँ पे शिया हैं जिनके 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक तो अमाल है और एक हिजबुल्लाह पार्टी, और फिर सुन्नी हैं, उसमें आप और भी चीज़ें मिला लें, द्रूज़, और तीसरा जो है वो क्रिश्चियन है, मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं। तो हिजबुल्लाह लेबनान को जंग में लिए जा रहा है, क्योंकि ईरान पे हमला हुआ तो हिजबुल्लाह ने रिस्पॉन्ड किया इजराइल की तरफ, और इजराइल ने इस बात का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। अगर एक भी गलती से भी रॉकेट आ जाता है तो वो लाखों टन रॉकेट उस बॉम्ब गिरा देते हैं। वो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। उनको पता है कि ईरान भी कमज़ोर है, हिजबुल्लाह भी कमज़ोर है, तो इसको ख़त्म कर दो हिजबुल्लाह को। और वो सिर्फ हिजबुल्लाह पे हमला नहीं कर रहे, वो बाकी लेबनान पे भी हमला कर रहे हैं, ताकि बाकी लेबनीज़ यानी क्रिश्चियन सुन्नी सब मिलके हिजबुल्लाह पे प्रेशर डालें। तो वो जनरली उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं। एक तरह से एक डर ये भी है जो तुर्की ने कहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लेबनान की गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए, एक फेल्ड स्टेट बन जाए लेबनान। ये बात लोग तो कह रहे हैं कि ऐसी बनाने के लिए, पर वाकई में इसका डर है, क्योंकि इतनी बार वो पिछले अटैक से ही रिकवर नहीं किया था। वो छोटा सा मुल्क है, 2024 के अटैक से ही रिकवर नहीं किया था। तो अब इतना भारी 8 लाख रेफ्यूजीज और हज़ारों मार दी और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। तो ये भी हो सकता है कि लेबनीज़ हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ हो जाएं, तो हिजबुल्लाह की पावर ख़त्म हो जाए, यानी हिजबुल्लाह एक मिलिट्री पार्टी नहीं बल्कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बन के रह जाए। वो एक बहुत बड़ा चेंज होगा लेबनान में अगर ऐसा हुआ तो वो उसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा ये है कि हो सकता है गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए, मतलब फेल्ड स्टेट बन जाए लेबनान। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो अगर ईरान में जंग चलती रही और वहाँ पर भी एक कोलैप्स देखने को मिला, लेबनान में अगर वाकई इजराइल अंदर तक घुसा, वहाँ एक कोलैप्स देखने को मिला, तो क्या हम आने वाले वक्त में ISIS जैसे और भी संगठन और भी चुनौतियां देखेंगे? बेशक, अगर ईरान कोलैप्स हुआ, यानी अगर ईरान की रेजिम सर्वाइव नहीं करी और खाना जंगी हो गई, सिविल वॉर हो गया, तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या होगा। क्योंकि रेजिम के लॉयलिस्ट होंगे, फिर वहाँ पे अज़री हैं, बलोच हैं, कुर्द हैं, फिर कुछ सुन्नीस भी हैं, फिर आसपास के लोग उसमें कूद जाएंगे, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक़ के लोग, जिनकी सीमाएं मिलती हैं हमारे लिए और तो, वहाँ भी डिस्प्यूट है सीमाओं को लेकर। और ये पूरी जो खाड़ी है ये सोमालिया के कोस्ट की तरह लगने लगेगी। ना तेल का व्यापार हो पाएगा, ना रियल एस्टेट का, ना एयरलाइन का, ना इंडस्ट्री का। हमारे लिए तो बहुत ही बुरा होगा हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि तेल फिर उस वक्त 150-200 के ऊपर होगा। पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा बेसिकली। बहुत ही बुरा होगा। उस इलाके के लिए तो होगा ही बुरा, पर ग्लोबल साउथ के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि इस वक्त भी जो हालात हैं, आप समझिए 33% वर्ल्ड का फर्टिलाइज़र खाड़ी में बनता है, 20% अमोनिया बनता है। यूरिया की बात कर रहा हूँ, अमोनिया की बात कर रहा हूँ। आप सोचिए कि यहाँ पे छोटा सा अमोनिया या यूरिया का प्राइस बढ़ता है तो हमारे किसान सड़क पे आ जाते हैं। कहाँ से सरकार उसको सब्सिडाइज करेगी, कहाँ से आएगा वो? और हम तो फिर भी शायद बच जाएं, अफ्रीका में तो भूखमरी हो जाएगी और बहुत सारे छोटे मुल्कों में तो भूखमरी हो जाएगी। और तेल एनर्जी का इतना बड़ा हिस्सा है हमारा, तेल और नेचुरल गैस, क्योंकि हमने वो ट्रांजिशन भी नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ी हमारी कमज़ोरी है कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ट्रांजिशन नहीं किया, सोलार और विंड की तरफ, जो चाइना ने कर लिया काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो वो हमारे लिए बहुत ही एक कमज़ोरी है।
सरकार को बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था ये। अभी तक देखिए, हम अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो उस पर उतना ही टैक्स देते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितना एक पेट्रोल व्हीकल पे देते हैं। बिल्कुल। पहले गडकरी साहब ने कहा था 2 साल पहले, मुझे याद है, कि हम हटा देंगे ताकि ईवीज बिके, पर फिर सरकार वापस पलट गई उस पर। अब तलक होता तो 2-3 साल में कुछ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे कुछ बढ़ माहौल गए। बदलता। हाँ, तकरीबन 45% कॉस्ट ऑफ व्हीकल इनडायरेक्ट टैक्सेस है, 45%, यानी कि कम 1/3 कीमत हमारी कम हो जाती गाड़ियों की, तो वही बिकती फिर, जैसे नेपाल ने किया है। हाँ। 73% न्यू व्हीकल्स नेपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इस वक्त, सबकी सब चाइना से जो आती हैं। चाइना में बन रहे हैं। जी, तो नेपाल ने वो ट्रांजिशन कर लिया है जो हमने नहीं किया है। नहीं, चाइना के आसपास और भी देश, मंगोलिया में बहुत मंगोलिया में। ज़्यादा हैं। कुछ ट्रैवलर्स जो जाते हैं, मैं अक्सर इस पॉडकास्ट पे कहता हूँ कि थोड़ा रॉनेस देखने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, जो व्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूबर्स, उनको देखना चाहिए कई बार, और ये समझ में आता है कि वो सड़क पे ऐसे ही रैंडम घूमते हैं। वो देख देख के हैरान होते हैं कि यार इंडिया में रहते हुए पता ही नहीं चल रहा था, चाइना इतनी आगे निकल गया, इन्होंने इतने ईवीज बना लिए हैं कि आसपास के मुल्कों में भर दिए हैं। हम तो अभी अभी मतलब अचरज में देख रहे हैं कि अच्छा ऐसे व्हीकल्स आएंगे, बेटर होंगे, फिर ये होगा, फिर होगा। शुरू हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, वहाँ बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जो लोगों को यहाँ पता नहीं है, कि चाइना सोलर पैनल बना रहा है इस वक्त 10 यूएस सेंट्स पे, यानी कि 8 रुपए का, 9 रुपए का, 7 रुपए का एक सोलर पैनल। तो उसकी वजह से एक सोलर रेवोल्यूशन आ चुकी है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इज ऑफ द ग्रिड। पाकिस्तान में क्योंकि इतनी महंगी थी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी बनती थी पेट्रोल और गैस से, पेट्रोलियम से, तो पाकिस्तान की ज़्यादातर पब्लिक ने अब सोलर पैनल्स लगा लिए। वो चीनी आते हैं बहुत ही सस्ते, बिल्कुल, गांवों में भी, रूरल इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी और शहरों में भी, कि 30 से 40% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इस वक्त सोलर से आ रहा है पाकिस्तान में। बहुत झगड़ा था पाकिस्तान में, एक शब्द वहाँ पे था, हम तो यहाँ कहते हैं ना, बिजली चली गई, लाइट चली गई, वहाँ लोड शेडिंग। तो मैं अक्सर सुनता था कि सरकारें पलट रही हैं, लोड शेडिंग होगी, लोड शेडिंग होगी। वो मतलब अपने यहाँ के जो वो आर्मी वाले हैं, उनके यहाँ चले जाते थे शिकायत करने कि आप सही करवाओ, हमारे यहाँ नहीं आ रही लाइट। तो वहाँ इतना बड़ा मुद्दा था कि लोग सरकारों से मायूस हो चुके थे, सीधा आर्मी के जनरल्स के पास जाके हाथ जोड़ते थे कि बिजली का। लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से तो मैं फॉलो कर ही रहा हूँ, ऐसी कोई कहानी नहीं ये है पिछले 1-1.5 साल की बात मैं बता रहा हूँ इधर आपको। कम और हो अब गया। ये नेपाल और बांग्लादेश में ये रेवोल्यूशन आने वाली है। तो हमें भी अपना डिपेंडेंस, और ये एक और चीज़ होने वाली है इस जंग की वजह से, कि मिडल ईस्ट डाउन जाने वाला है, क्योंकि मिडल ईस्ट की इनकम काफ़ी हद तक ऑयल पर डिपेंडेंट थी, और लोग अब ऑयल से हटेंगे, पेट्रोलियम से हटेंगे, सारी दुनिया के मुल्क। तो मिडल ईस्ट की इनकम डाउन जाती हुई दिख रही है। तो जैसे कोरोना के बाद बहुत सारे मुल्कों ने ये महसूस किया कि हम चाइना पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर हैं बहुत चीज़ों में, तो धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसीज शिफ्ट करो या अपने यहाँ कुछ बनाओ, ऐसे जैसे आप कह रहे हैं। पर तो वो मैं भी- कामयाब नहीं हो पाया। हाँ, अभी तक तो नहीं हुए। वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चाइना का इस वक्त ट्रेड सरप्लस 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। चाइना ने क्या किया कि बहुत सारा प्राइमरी माल अपने पास, और असेंबली वियतनाम में और इंडोनेशिया में उधर शुरू कर कर दी, दी। तो वो दिखता है, और मेक्सिको से, तो वो लग रहा है जैसे, बट चाइना से आप शिफ्ट नहीं कर पाए। पर ऑयल एंड गैस पे लोग पूरी कोशिश करेंगे। वो कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, और जब भी आपसे बात करता हूँ बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। मेरे लिए तो यही क्लास है वर्ल्ड अफेयर्स की। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और मुझे आपके दर्शक अगर चाहें तो मेरे चैनल पे भी जी मैं रेगुलरली कुछ ना कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस पे और इस पे बातें करता हूँ। प्रॉफ के, अगर आप सिर्फ नाम भी लिखेंगे मोहसिन रजा खान, तो भी पहुंच जाएंगे। बाकी कुछ लोगों से मेरा कहना है जो कमेंट बॉक्स में गाली देंगे ही कि भाई साहब ये पॉडकास्ट है, इंटरव्यू नहीं होता है, पॉडकास्ट में बातचीत होती है। और मैं प्रोवोक करता हूँ एक्सपर्ट को कई बार कि वो बातें कहे जो वो कहना भी नहीं चाहता है। बेशक, और इसमें आप बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, कायदे से तो यही काम होना चाहिए हमारा। बेशक, जर्नलिस्ट का काम ही ये है कि वो प्रोवोक करे, वो जर्नलिस्ट ही नहीं जो प्रोवोक ना करे। जब आप कोई बात कहते हैं मतलब सजा के, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और कुछ कहूँ तो थोड़ा सा अभी रॉ कहेंगे कुछ कि अरे यार ऐसा नहीं, ऐसा है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस तरह के विषय काफ़ी जटिल होते हैं। बहुत सारी बातें आदमी कहना चाहता नहीं कहता, इस डर में भी नहीं कहता कि मैं आज ये कहूँगा कल ये सही भी नहीं होगा तो लोग मुझे आके कहेंगे। ये भी है। एक्चुअली ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि कल क्या होने वाला है। बेशक, जो आज घट रहा है उसके गणित के हिसाब से ही तय होता है कि भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अभी इस जंग के क्या नतीजे होंगे ये अभी हम पूरी तरह से सोच भी नहीं सकते कि क्या होने वाले हैं। जहां आज हम खड़े हैं ये भी नहीं पता था
3-4 हफ्ते पहले कि यहाँ खड़े होंगे। कुछ लोगों ने ज़रूर कहा होगा, लेकिन वो कैलकुलेशन ही होती है बस, करेक्ट। कोई भविष्यवक्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने धैर्य से सुनने के लिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ऐसे पॉडकास्ट लाते रहेंगे हम। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे, पिछले हफ्ते की छुट्टी के लिए सॉरी। थैंक यू सो मच।